नमस्कार मित्रों। बातों बातों में कि आज की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज 160वां भाग है हमारा और हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्रतिभा संपन्न, बहुत प्रतिबद्ध और बहुत ही गुणी रंगकर्मी से, जो अपने आप में रंगमंच की अनेक विधाओं में, अनेक आयामों में सिद्धहस्त हैं, क्योंकि उनको ऐसे गुरु का सानिध्य मिला जिनका सानिध्य उन्होंने भरपूर प्राप्त भी किया। ऐसे गुणी रंगकर्मी भोपाल के अनूप जोशी, जिन्हें सब लोग शुरू से बंटी के नाम से जानते हैं, बंटी जी, बंटी भाई। मेरे तो वो अनुज की तरह हैं, क्योंकि हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में हम लोगों की स्कूलिंग हुई है। और मुझसे वो 2-1 साल शायद छोटे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से उनकी लगन को मैंने देखा, जसरेखा जी आपको नमस्कार, जिस तरह से मैंने देखा, मैं ये मानता हूँ, बहुत निजी रूप से मेरी मान्यता है कि कला के मामले में, कला के विषयों में उन जैसा प्रतिबद्ध कलाकार अगर हर आयाम में होता है तो ज़रूर, भले ही चमचमाए नहीं, लेकिन उसकी आभा को महसूस करना चाहिए, महसूस किया जा सकता है। मैं हमेशा उनका बहुत कदरदान रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको रंगमंच के लिए 24 घंटे समर्पित देखा है। उन्होंने कभी अपने आराम को या अपने इत्मीनान को या अपने खान पान को या अपने पहनावे को उस तरह से कभी तवज्जो नहीं दी, जितना उन्होंने समय और समर्पण रंगमंच को दिया है। सही मायने में अगर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय परंपराएं और भारतीय कलाएं अगर अपने उत्तम स्वरूप में, अपने उत्कृष्ट स्वरूप में मौजूद रहती हैं हमारे बीच, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जिन बहुत कम सैद्धांतिक और प्रतिबद्ध कलाकारों का योगदान होता है, उनमें से बंटी शामिल है। बंटी भाई से हमारे तय हो गया था कि हम 12 बजे आपस में बातचीत करेंगे। वो थोड़ी ही देर में हमारे बीच प्रकट होंगे, आएंगे। मैं उनको विजुअली रिसीव कर लूँगा और हमारी बातचीत का सिलसिला चल पड़ेगा। इस बीच जो हमारे मित्र यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जसरेखा जी से मैंने नमस्कार किया। एक और सज्जन भी, MP दादू लिखा है इसमें, अगर वो अपने नाम से पहचाने जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। इसमें मैं भ्रमित हूँ। हो 100% मैं उनको जानता हूँ, लेकिन ऐसे रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि बाकी सब मित्र भी आ जाए, बंटी भाई आ जाए, तो हम लोग अपनी बातचीत का एक सिलसिला शुरू करें। यहाँ पर बड़े दिनों के बाद 2 दिन से धूप निकलना शुरू हुई है भोपाल में। आपके शहरों में भी मौसम अच्छा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बंटी जी के बारे में बताऊं इससे पहले कुछ खास बातें कि वे किस तरह से भोपाल में रहते हुए उन्होंने अपनी उपलब्धियों को बढ़ाया, असाधारण किया। सुदर्शन, आपका भी स्वागत है। बंटी भोपाल में उनकी स्कूलिंग हुई, भोपाल में पले बड़े हुए। रंगमंडल जो भारत भवन का है, उसमें अमेचर थिएटर करते हुए वे रंगमंडल में का हिस्सा बने। कारंजी जी की शिष्य परंपरा में उनको कार्य करने का अवसर मिला। बहुत जिस तरह से कारंजी जी की अपनी एक शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, उस तरह से उन्होंने अपने आप को समर्पित किया और वो स्वयं बताएंगे कि क्या उनकी शिक्षा पद्धति की खासियत रही है। डॉक्टर सुरुचि मोहता जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। हम सब बंटी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बंटी जी की। मैं बताना चाह रहा था कि कैसे वे इस पूरे रंग जगत में महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हैं इतने वर्षों में, और उसके पीछे किस तरह की उनकी 24 घंटे रंगमंच को देने की जो एक क्षमता है, जो जिजीविषा है, वह काम करती है। वे एक भावनात्मक लगाव वाले व्यक्ति हैं अपनी संस्था से, अपने कला से, अपने हुनर से। उनका अपना जो एक निर्देशकी कौशल है वो एक अलग है। वो बहुत हम समसामयिक विषयों में जो बहुत आधुनिक संदर्भ होते हैं, उनके साथ वो कहानियाँ चुन के, स्क्रिप्ट चुनकर रंगमंच करते हैं। उसके अलावा जितने भी और आयाम हैं रंगमंच में, जो प्रकाश व्यवस्था है रंगमंच में, जो कला का आयाम है, कॉस्ट्यूम का आयाम है, संगीत का आयाम है, सभी में बंटी बहुत माहिर है।
मैं यही आशा करता हूँ कि वो आ जाएं जल्दी से। मैं तो केवल यह है कि उनके आने की प्रतीक्षा में इस पूरे स्पेस को फिल कर रहा हूँ जो हम लोग के बीच एक सेतु बना हुआ है। मैं अपने सभी मित्रों को का यह आभार मानना चाहता हूँ जो लोग लगातार हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे, और मई माह से जब से हमने ये इंस्टा बातों बातों में कार्यक्रम शुरू किया उसमें लगातार वे शामिल रहे, हौसला अफजाई करते रहे, हौसला वर्धन करते रहे। पहले ये कार्यक्रम हम प्रतिदिन किया करते थे क्योंकि लॉकडाउन में पूरी तरह अवकाश घोषित था, कहीं बाहर निकलना संभव भी नहीं था और अनुमति भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे जब दुनिया में सब कुछ सामान्य होने लगा तो सामान्य गतिविधियों में हमको भी लिप्त होना पड़ा। लिप्त होना थोड़ा सा खराब शब्द है, लेकिन फिर भी सक्रिय होना पड़ा, सहभागी होना पड़ा। और अब यह है कि पूरी तरह अपने कार्यों में और इन सब में दिन व्यतीत होता है। तो बातों बातों में का ये रहा कि पहले प्रतिदिन होता था, फिर 4 दिन होने लगा, उसके बाद फिर आगे 2 दिन करता हूँ। और यहाँ भी अब चूँकि वीकेंड के दिन होते तो हम ये मान के चलते हैं कि पूर्वाह्न का समय भी उपयुक्त हो सकता है, अपराह्न का समय भी और रात्रि का भी। मुझे लगता है मैं क्या बंटी जी को ढूंढ कर लाऊं। फैजल जी आपका भी स्वागत करता हूं। बंटी जी को मैं कोशिश करता हूं संपर्क स्थापित करने की, क्योंकि कल हमारी बातचीत तो हो गई थी उनसे। आपका ऐसा लिखना उत्साह बढ़ाता है जसरेखा जी। यह एक कोशिश तो यही विचार था कि देश भर के कलाकारों से हमारा भी परिचय बने, हम जान पाए। आप जैसे मित्र से मिलना, पहचान होना और आपसे बातचीत करना आपकी कला को लेकर, आपकी दुनिया को लेकर, वो सब इस कार्यक्रम को ही इस बात का श्रेय है, देन है। मैं इस सब के लिए आपका बड़ा आभारी रहता हूँ। वे सब मित्र जो मेरे अनुरोध पर जिन्होंने इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट बनाया और फिर इस बातचीत के लिए वो तैयार हो गए, उन सभी का इस कार्यक्रम को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है। मैं बंटी जी को कॉल कर लेता हूँ। आप जरा जी आ रहे हैं, वो कहते हैं मेरे ध्यान से उतर गया था। स्वाभाविक है, आर्टिस्ट है। वैसे मुझे भी 10 मिनट पहले शायद उनको फ़ोन कर देना चाहिए था, पर मैं चला आया। रात को एक बार बातचीत हमारी हो गई थी। बस आ ही रहे हैं और हम लोग की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सुदर्शन, आपका उज्जैन क्या कह रहा है, क्या गतिविधि है? ये सच में जसरेखा जी, ये लाभ हमको भी मिला है आपके साथ साथ, और अच्छे अच्छे परिचय भी मिले हैं आप सरीखे। दोनों ही बातें हैं। एक सर्किल बना है, एक फैमिली बनी है इस तरीके की, जो जिसमें एक दूसरे से नया परिचय हुआ है। हम लोग सब अपने अपने शहरों में, अपनी अपनी दुनिया में अपना अपना काम कर रहे थे, तब हम शायद नहीं जानते होंगे कि कभी इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आपस में मिलेंगे और पहचान होगी। ये एक संयोग है कि इस कार्यक्रम ने यह भी एक संभावना प्रबल की कि हम कुछ नए मित्रों में आपस में रचनात्मकता का लेन देन हो और बातचीत हो, विमर्श हो, अनुभवों को जाने, उपलब्धियों को जाने, ये सारी बातें। तो हम ये मान के चलते हैं कि
कुछ कुछ रचनात्मक संयोग बड़े महत्व के होते हैं, और उनके बीच अगर अच्छे लोगों के बीच परिचय बनता है। बंटी आ गए, मैं उनको जोड़ लेता हूँ। आपका भी स्वागत है प्रीता जी। बंटी भाई को जोड़ने की कोशिश है। नमस्कार बंटी भाई, आपका हाँ स्वागत नो, है। मैं थोड़ा सा इसमें कमजोर हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा जुड़ने में, उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, आप और थोड़ा सा, ये बड़ा अनौपचारिक सा प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, जी तो जी। इसमें बीच से उठ के जा भी सकते हैं पानी लेने, या अगर पानी नहीं रख पाए हो अभी भी रख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई फ्रेम सेट दिक्कत कर नहीं। सकते। कोई तो दिक्कत ये नहीं, सब बस वो थोड़ा सा मेरे को समझता नहीं, मैं पहली बार शायद आ रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को कुछ थोड़ा सा इधर उधर का दूसरे दूसरे बटन दबा देता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। है ना। बिल्कुल। अभी आपको लगे थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं फ्रेम को, हाँ मैं देख लूंगा जैसा भी हो। है ना। और मैं अभी ये पहले जैसे ही कर लिया। कुछ जी कोई जी। सामने बॉक्स होगा, उस पर रख हाँ लीजिए। मैं करता हूँ अभी, बस हाँ हाँ। टेबल पे मैं करता हूँ। हिमांशु जैन आए हैं इस बीच, उनका भी स्वागत है। कुछ बॉक्स या बुक इनके साथ वो सेट हो जाएगा। ठीक। हाँ हाँ। ठीक। हाँ हाँ। मुझे लगा कि एक लाइट और जला सामने देता हूँ। कोई, हाँ हाँ हाँ, वो अच्छा हो जाएगा। जी। हाँ ये ठीक हो गया। हाँ। मैं असल में ये कार्यक्रम आपको बताना चाहूँ, अनौपचारिक रूप से बताया भी है कि मई से हमने शुरू किया, जब लॉकडाउन शुरू हुआ और सब घर पे बंद हो गए, तो जी एक रचनात्मक संवाद की दृष्टि से इसकी शुरुआत की हमने। जी। जी पहले हम इसको रोज करते थे, शाम को 7 बजे से। फिर जब जी। वापस दिनचर्या शुरू हुई तो ये हफ्ते में 2 बार आने लगा। लेकिन मैं जरूर चाहता था कि आप जैसे कमिटमेंट वाले साथी इसमें जरूर इसका हिस्सा बने, और आप सबके अनुभव से बाकी सुनने वाले भी समृद्ध हों। तो जी आज मेरी एक और प्रतीक्षा पूरी हुई कि आप इस कार्यक्रम में आ गए हो। जी जी। थैंक यू, मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है ये कि मुझे ये मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मतलब मुझे इस तरह से आपने ये समझा। पूरा मैं यहाँ पर सबको, जो लोग आ गए थे उनको मैं बता रहा था कि किस तरह से बंटी भाई की एक पूरी यात्रा शुरू हुई, कहाँ से, और किस तरह से उन्होंने अपने आप, अपने कमिटमेंट को अपनी रचनात्मकता का आधार बनाया। वैसे तो इस फील्ड में हजारों लोग काम कर रहे हैं, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन जी। कला के प्रति एक सच्चा समर्पण जो होता है, हम्म। उसका बीज कहीं ना कहीं बहुत शुरू से होता है। एक धुन काम करती है कि फिर उसके सिवा कुछ सूझता नहीं। मैंने यहाँ बताना चाहा कि आप 24 घंटे के रंगकर्मी हो, कोई आराम नहीं, और कोई किसी भी तरह की कोई वैसी फिक्र या चिंता नहीं है। केवल अगर करना है तो 24 घंटे भी रंग कर्म किया जा सकता है। उसका प्रत्येक काम किया जा सकता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। इसका जी इसका बीज कहाँ से पड़ा है, क्योंकि बहुत पहले छुटपन में जाना होगा। जी। कैसे ये तो हमने बताया कि मॉडल स्कूल में आपकी स्कूलिंग हुई, उससे पहले कहाँ से हम बात शुरू करें जो ये पता चले कि आप पे ये सब कला के प्रति, अभिनय के प्रति ये कमिटमेंट आया। जी इसकी शुरुआत ऐसे करूंगा। सबको पहले तो नमस्कार मेरा। और उसके बाद शुरुआत ये है कि मैं जब बहुत ही छोटा था, यानी फिफ्थ स्टैंडर्ड से भी नीचे का था, तब हाँ, मैं, मेरे मोहल्ले में एक ऑर्केस्ट्रा हुआ था। जब गणेश जी और दुर्गा जी यहाँ बैठती थी पहले, अगर आपको मालूम हो कि प्रोग्राम होते थे मोहल्लों में, हम लोग रस बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउंड में, जो हमारे आसपास के ग्राउंड होते थे उसमें हाँ गणेश जी हाँ। दुर्गा जी बैठती थी, तो उसमें एक ऑर्केस्ट्रा हो रहा था। तो मैं देख रहा था जी अपने जी। घर साथ बैठ के इस ऑर्केस्ट्रा। तो उसमें हाँ एक आदमी जो था वो बोंगो बजा रहा था। बोंगो यानी वो जो दो पीस का पैर में फंसा के बजाते हैं, हाँ। पुरानी हाँ, फिल्मों में यूज होता था वो। मेरा एक तो दोस्त वो, दिनेश गोस्वामी बजाते थे, हमारे दोस्त। अच्छा हाँ, मैं तो खैर उनका नाम नहीं जानता। वो एक कोई ऑर्केस्ट्रा हाँ था, मैं बहुत छोटा था उस समय, तो मतलब मैं हाँ। किसी को हाँ पहचानता नहीं था उस समय। तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि ये जो है ये मेरे को बजाना आता है।
मेरे को उसको मालूम भी नहीं था कि वो क्या इंस्ट्रूमेंट है क्या नहीं है, लेकिन मैंने उनसे बोला और मैं जिद करने लगा कि मेरे को वो बजाना है। तो घर वालों ने ये कहा कि पहले तो समझाया, लेकिन जब मैं जिद करने लगा, जिद्दी हूं तो बहुत जिद करने लगा, तो उन्होंने मेरे से कहा कि अच्छा प्रोग्राम खत्म होने दो, उसके बाद तुम्हें ले जाएंगे, अभी चुपचाप बैठो ऐसे करके। तो मैं बैठ गया, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, घर जाने की बारी आई, तो मैंने कहा मेरे को तो आप वो दिलवाओ, मैं बजाऊंगा वो। तो फिर मेरे को घर वाले वहां ले गए स्टेज के पास में और उनसे कहा कि बच्चा जिद पकड़ गया, इसको थोड़ा सा हम इसको ऊपर बजा भेजते लो। हैं, इसको हाथ में लेके थोड़ा सा इसको बहल जाएगा, ये जिद कर रहा है बहुत। तो हाँ उसने हाँ। कहा नहीं भेज दीजिए। मैं ऊपर गया, उसने मुझे कुर्सी पे बिठाया गोद में लेके, और फिर मैंने अपने पैर में लगा, लेकिन वो नहीं आ रहा था मेरे पैर में, तो उसने ऐसा हाथ से पकड़ के और फिर मैंने उसको बजाया। तो उसी ने फिर मेरे घर वालों से ये कहा कि इसको आता है, आप इसको ला के दीजिएगा और इसको बजाना आता है। वो बोले हाँ हाँ। इसको सिखाइएगा जरूर, या फिर ये बोले सीखने की भी जरूरत नहीं, इसको तो आता ही है, ऐसा करके बोले वो ऐसा। तो बोले इसको प्रमोट करिए ऐसा करके। तो वो मेरे दिमाग में भी बैठ गया। और उसके बाद 5वीं क्लास में मेरे जीजा ही थे जो मेरे को काफी इसमें प्रमोट करते थे। तो अच्छा। मेरी सिस्टर के हस्बैंड थे, तो उनको बड़ा, कभी उनको शायद उनकी कहीं रुचि थी लेकिन वो नहीं कर पाए होंगे, तो वो मेरे को बहुत प्रमोट करते थे। तो उन्होंने मुझसे हाँ कहा कि क्लास में अगर तूने क्लास में टॉप किया तो तेरे को हम ये खरीद के दे दूंगा, मैं बोंगो जो है, ऐसा होता है। तो सिर्फ उसकी वजह से मैंने बहुत पढ़ाई करी, सिर्फ वो बोंगो की वजह से। तो पढ़ाई में कोई वैसी रुचि नहीं थी, लेकिन हाँ उसमें रुचि की थी कि वो मिल जाएगा। और मैं हाँ हाँ। क्लास में फर्स्ट आया, और जिस दिन फर्स्ट आया उसी दिन उन्होंने, मैं सीधा मतलब स्कूल से ही सीधे उनके ऑफिस में जाके बैठ गया सुबह 12 बजे से, कि शाम क्या को बात। ऑफिस से छूटोगे। और मेरे को वहीं से वो, फिर मैं सिटी गया, तो भंडारी के यहाँ से 75 रुपए का वो उस समय वो बोंगो लिया था। तो वहां हाँ से मेरी यात्रा एक तरह से शुरू है कि ये जिद और ये एक मतलब जो भी कह लें धुन जो लगी। फिर हाँ। उसके बाद मैं ऑर्केस्ट्रा में जाता था, मैं डांस भी करता था। तो छोटा बच्चा था, तो और मेरी हाइट उस समय बहुत कम थी, तो हाँ। लोगों को बड़ा आकर्षक लगता था मैं कि इतना छोटा सा बच्चा बजाता भी है। और फिर ये होने लगा कि मैं ऑर्केस्ट्रा में जाने लगा, घर वाले सब हम्म व्यस्त रहते थे, तो मतलब मेरे को वो छोड़ देते थे वहां पे। फिर मैं वहीं सो हम्म। जाता था, कोई ऑर्केस्ट्रा वाला ही मेरे को मेरे घर में छोड़ जाता था। इस तरह से मैं मतलब फिर इतना पॉपुलर सा हो गया उसमें, वो करता रहा। फिर उसके बाद मॉडल स्कूल में आया, तो मॉडल स्कूल में चूंकि ये फैसिलिटीज बहुत थी, अपने यहाँ म्यूजिक रूम था और बहुत कला को लेके काफी स्कोप था, तो मैं वहाँ, आपको हाँ। मालूम ही, आप भी थे उस समय, तो मैं उसी म्यूजिक रूम में ही बैठा रहता था, ज्यादातर वक्त मेरा वहीं गुजरता था। और वहाँ 8th तक तो मैंने वो स्कूल का किया। स्कूल का जो ऑर्केस्ट्रा था, जो क्लासिकल म्यूजिक का ऑर्केस्ट्रा, और उसमें आज की तारीख में हिंदुस्तान में काफी आर्टिस्ट उस ग्रुप के निकले हुए हैं। निकले मेरे हुए। ख्याल से हमारे बैच के समय में बहुत सारे कलाकारों का बैच था, मतलब प्रवीण चवलीकर है जैसे, जो अभी मतलब भोपाल रेडियो स्टेशन पे हैं, अरुण हमको उस वक्त रॉय की याद है। हैं, हाँ। विजय घाटे हमको उसमें, उमेश 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 खरे जी हमारे साथ पढ़ते थे, वो बम्बई में इस समय है। संजीव सचदेव थे उसमें, संजीव हाँ। सचदेव, आपको आप उस समय के थे संजीव सचदेव जो एकॉर्डियन बजाते थे, राजेंद्र भंगाली जो डॉक्टर बन गए थे, वो भी, वो भी उन्होंने थे। किशोर एक गाना गा के पहला पुरस्कार वार्षिक उत्सव में जीता था। जी उमेश जी, तो खरे को सेकंड मिला था। उमेश खरे मुकेश के गाने गाते थे। जी जी, वहां मेरी रुचि थी जल तरंग में। तो अपने मॉडल स्कूल में जल तरंग हुआ करता था, और राष्ट्र वाले हाँ साहब जो थे वो सिखाते थे मुझे। तो मैंने एक राग उसमें सीखा था, क्योंकि हम लोग उसमें क्लासिकल में राग बजाते थे, तो भीम पलासी राग स्कूल के ऑर्केस्ट्रा में बजता था। तो वो एक राग मैंने सीखा था। फिर उसके बाद दुर्भाग्य से उनकी डेथ हो गई, तो मेरा वो छूट गया। नहीं तो शायद मैं अगर उसको कंटिन्यू करता तो आज जल तरंग बजाता होता, लेकिन मैंने फिर वो कोई सिखाने वाला नहीं था, और वो छूट ही गया फिर एकदम से, क्योंकि नाथन साहब वो नहीं सिखा पाते। तो हाँ। फिर मैंने वो उस तरह से वहां पे करा। फिर आपको मालूम है स्कूल में तो मैं लगातार बहुत एक्टिव था, यानी। बहुत बहुत। और जब वार्षिक 9th क्लास, उत्सव में हाँ, वार्षिक उत्सव में अनेक पुरस्कार आपको मिलते थे। मैं मतलब उसमें तो पूरी तरीके से मेरा काम ही हुई था स्कूल में, और कुछ करता नहीं था। तो 9th में मैंने फिर एलबीटी आया था, ये नया नया 84 में। हाँ तो वहां मैं एक बार, जो मेरे मोहल्ले में एक घर के बिल्कुल बगल में धनंजय वर्मा जी, जो आपको मालूम है बहुत मशहूर हाँ। राइटर हैं, वो रहते बहुत थे। बड़े साहित्यकार जी। हाँ, तो उनकी बिटिया थी, तो वो उन्होंने एलबीटी ज्वाइन किया था। तो एक बार उनके रामायण का शो था, और उस समय लाइव म्यूजिक होता था इसका। तो वो गांधी हम्म। भवन में नए नए आए थे एलबीटी। तो वो हाँ मुझे ले गई, क्योंकि मेरी रुचि थी, तो वो मेरे को ले गई, बोले चलो आज हमको हमारा प्रोग्राम दिखाएंगे। तो वहां मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम करोगे, मैंने कहा मैं भी करूंगा इसको। तो मैंने वो 9th क्लास में फिर वो ज्वाइन कर लिया था। तो मैं स्कूल में 4 पीरियड ही रहता था, सुबह 7:30 से 9:30 तक ही रहता था। फिर 9:30 से भाग के 10 बजे वहां चला जाता था, और 10 से 5 वहां डांस करता था, और फिर घर आता था, ऐसे करके। तो फिर वो 9th और 10th में 2 साल मैंने एलबीटी में रहा।
फिर 10th के बाद थोड़ा सा प्रेशर आया घर से कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन है, और ये सब हो गया। बचपना था तो चल गया, अभी नाच गाना छोड़े, अब इसको अपना करियर का कुछ ख्याल करना है इस तरह से। तो जब ये हमने शुरू किया तो मेरे को थोड़ा सा घर से प्रेशर जो था उसकी वजह से मैंने ये कहा कि मेरे को छेड़िएगा मत आप लोग, और कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। अगर फर्स्ट क्लास नहीं आया मेरा 11th बोर्ड में तो फिर मैं ये सब छोड़ दूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा, लेकिन मेरा फर्स्ट डिवीजन आएगा। उस समय फर्स्ट डिवीजन मतलब बड़ा मायने रखता था, बहुत बड़ी बात जैसे कहा जाता। तो मैंने कहा ये मेरा आएगा तो मैं ठीक है, नहीं अगर आया तो आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। तो ये आगे बात बड़ी। और जब 11th क्लास का मैंने एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट भी नहीं आया था, एग्जाम होने वाले थे बल्कि समय, या एग्जाम हुआ था ऐसा करके, उस समय ये भारत भवन का इंटरव्यू निकला था, क्योंकि मैं एलबीटी छोड़ चुका था। तो फिर मैंने भारत भवन के और उस इंटरव्यू में भी नहीं कहूंगा, वो एक तरीके का मतलब एक घटना है, और वो मेरे ख्याल से मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है कि एक बार ये जून जुलाई के आसपास की बात है। तो जब रंगमंडल की छुट्टी होती है तो रंगमंडल के जो म्यूजिशियन थे वो सब मणिपुरी थे, जदू भाई, टिकन भाई और ये लोग थे, तो ये लोग सब मणिपुर गए थे। और जुलाई में जब वो लौटते थे, अगस्त में सॉरी, तो जब वो लौट रहे थे तो वो रंगमंडल के लिए वो मणिपुरी तलवारें लेके आ रहे थे। और उस समय इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, इतना कुछ सोचता नहीं था आदमी, तो वो एक ट्रंक में करीब 50 तलवारें भर के ला रहे थे। अब उस समय कोई कागज वागज भी नहीं था, उन्होंने कहा आप ले आना, उन्होंने कहा हम ले आएंगे, ऐसे करके वो ले आ रहे थे। कलकत्ता में उनको किसी कोई पुलिस वुलिस ने पकड़ लिया और कहा कि इतनी सारी तलवारें कहाँ ले जा रहा है, और उनको उतार लिया। तो उनको जिस तारीख को यहाँ पहुंचना था वो तारीख पे वो पहुंच नहीं सकते थे, और उस तारीख के दूसरे दिन यहाँ जो एएमई सेंटर है उसमें गणेश जी बिठाते थे। तो हर साल हमारा एक शो वहां होता था आर्मी के जो ये एएमई सेंटर के अंदर में, तो वहां पे घासीराम कोतवाल का शो था। तो वो शो तो तय था, उनको 2 दिन पहले वहां उतार लिया कलकत्ता में, पहुंच ही नहीं पा रहे थे यहाँ। उन्होंने वहां से किसी तरह से जो ट्रंक कॉल वगैरह कर कुरा के बता दिया कि भाई हमें तो यहाँ उतार लिया और कागज भेजो, चिट्ठी भेजो, तो हमें आने नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ तो चूंकि शो था तो तुरंत यहाँ हड़कंप मच गया, और फिर क्या है कि कुछ कैजुअल म्यूजिशियंस को बुलाया जाए। तो उसमें मेरे को भी कहीं से खबर मिली, तो मैं भी वहां पहुंच गया। तो मुझे मालूम चला, वहां अमोद जी ने बताया कि अभी इंटरव्यू होगा, और मुझे जुल्फकार भाई ने खबर की थी कि तुम भी आ जाना वहां पे, ऐसा करके। तो उस तरह से मैं जब वहां पहुंचा तो वहां और भी 10 एक लोग थे, जिसमें अमोद जी के भाई भी थे, छोटे भाई थे। तो हम लोगों ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने पहले तो बिठा दिया, बोले अभी आएंगे बाबा। फिर बाबा आए, बाबा के सामने हमने सबने अपने अपने तरीके से बजा के बजाया। तो बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम क्या बजाते हो? तो मैंने कहा सर मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने सीखा नहीं है किसी से। तो आप उन्होंने कहा अच्छा दादरा बजाएगा। मैंने कहा सर दादरा नहीं मालूम मेरे को। उन्होंने कहरवा कुछ मालूम है, तालों के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं, आप गाना गाओ तो वो मिला दूंगा मैं, बस उतना आता है मुझे, बाकी और कुछ नहीं मालूम है, कौन सी ताल बजाता हूँ क्या बजाता हूँ। तो उन्होंने उसी तरीके से बजवाया मुझे, सारा कुछ करा, और उसके बाद फिर वो ले गए और हमको कहा कि थोड़ी देर 10-15 मिनट में, 10-15 मिनट बाद अमोद जी आए और उन्होंने कहा मेरे को और उन्होंने अपने भाई को, उनका भाई चूंकि क्लासिकल जानता था तो वो तबला वगैरह बजाता था, मेरे को क्लासिकल आता नहीं। तो हम दोनों को रोक लिया और बाकी सबसे कहा कि आपका धन्यवाद, आगे जरूरत होगी तो बताएंगे। तो हम दोनों को वहां इस तरह से हमारा चयन हुआ। अब वो रिहर्सल शुरू हुई उसी समय। जब रिहर्सल शुरू हुई तो घासीराम कोतवाल, जैसे कि आपको मालूम ही है कि नाटक है कि पूरा म्यूजिकल नाटक है, हर 1 मिनट बाद उसमें एक क्यू आता है, और वो क्यू है 2 बीट है, ऐसे एक बड़े ढोल की 2 बीट है कि जैसे उसके बाद, क्योंकि पूरा कोरस होता है उसमें और कोरस को गाना गाना होता है, तो वो गाना जब ही गा सकता है जबकि एक साथ क्यू मिले, तभी वो पूरे 15 लड़के एक साथ गाएंगे। तो उसमें एक ऐसे बीट थी कि 2 बीट देनी होती थी कि टक टक मत राजी उतरी, ऐसे करके वो गाना शुरू होता था। तो वो टक टक अगर नहीं दोगे आप तो गाना शुरू नहीं होगा, और वो हर 1-1.5 मिनट के अंदर था, तो मेरे से छूट ही जाता था। मैं स्क्रिप्ट देखूं तो उधर छूट जाए, उधर देखूं तो इधर छूट जाए। तो खैर जैसे भी होता रहा, और वो लोग सब इंतजार करते थे उसका, क्योंकि उनकी आदत में था। अब 2 दिन हम रिहर्सल करते रहे और दिन रात रिहर्सल करी, मतलब रात के 12-12 बजे तक हम लोगों ने रिहर्सल करी, लेकिन इतनी जल्दी याद होना तो संभव नहीं था। और चूंकि क्या मेरे हिस्से में वो क्राउड आ गया था, और उनका जो भाई था उसके इसमें क्लासिकल होने के वजह उसके पास गाने आ गए थे, तो वो तो सेफ हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं फंस गया था उसमें, मेरे ऊपर ही सब लोग झल्लाट निकालते थे अपनी, क्या ये बच्चे को पता नहीं कहाँ से पकड़ ला है, और बोले कोई ढंके को लाना था, और ऐसा करके कई लोगों ने बोला भी, वो सुना भी। और चूंकि मैं उससे पहले नाटक देखता था तो मेरा ड्रीम था कि यार कभी मेरे को यहाँ जाना है, इसको ज्वाइन करना है मुझे और इसके साथ काम करना है, क्योंकि इतने सुंदर नाटक होते थे। तो मुझे ये लगा कि मेरा ये पहला इंप्रेशन है, और पहले इंप्रेशन में ही मेरा इतना खराब हो जाएगा कि इसके कारण शो खराब हो गया, तो मेरा तो मतलब यहाँ आना ही असंभव हो जाएगा एक तरीके से कि यार ये तो बेकार आदमी है। तो मुझे वो एक जिद थी कि कैसे भी करके ये शो मुझे अच्छा करना है और बेस्ट करना है। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था। अचानक जिस दिन शो था उसकी एक रात पहले मुझे
तरकीब सी सूझी। तो दूसरे दिन सुबह मैंने वो जो द्वारका भाई थे, अगर आप मालूम है, द्वारका प्रसाद जी, द्वारका जो भी हम प्रसाद जी, बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े एक्टर थे, अभी तो आपके छत्तीसगढ़ यहाँ से वाले। हाँ। नूडल में। तो वो चूंकि सूत्रधार का रोल करते थे और वो सारे क्यू वही देते थे, मतलब इस तरीके से था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा द्वारका भैया आप, और वो मंजीरा ऐसे गले में पहने रहते थे और उनके हाथ रहते थे ऐसे मंजीरे के, हम्म। तो वो मंजीरे से खेलते रहते थे कुछ ऐसा। तो मैंने उनसे कहा कि जब भी क्यू आ जाए, ये आप दाएं हाथ का जो मंजीरा है इसको ऐसा खोल लो। क्या? तो बोले यार ये चीटिंग है। मैंने कहा जब चीटिंग है चाहे कुछ है, लेकिन शो की बेहतरी के लिए ये आप कर दो तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। और चूंकि वो बहुत ही परफेक्ट आदमी थे, तो उन्होंने वो 2.5 घंटे जब तक नाटक चला, मेरी नजर सिर्फ उनके हाथ पे थी, और जहां वो हाथ ऐसा होता था मैं 2 बीट बजा देता था, टक टक, और लोग गाना शुरू कर देते थे। ऊपर वाले का कमाल। किस्मत कह लें या जो भी कह लें, कि पूरे नाटक में एक भी क्यों मेरा मिस नहीं हुआ, एक भी क्यों मेरा मिस नहीं हुआ। और वो शो हो गया, खत्म हुआ, और उसके बाद बारिश वारिश आ गई थी, तो उस दिन थोड़ी झड़कम मच गई, जल्दी जल्दी हम लोग अपना सामान करा। और फिर दूसरे दिन भारत भवन में एक मीटिंग रखी गई थी, और हमको भी बोला कि आपको आना है उस मीटिंग में, ऐसा करके। तो हम गए उस दिन, कारण जी ने मीटिंग ली, तो उसमें पहले तो फॉर्मली उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने हमारी मदद करी ऐसी परेशानी में, और बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी जरूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे, ऐसा करके, क्योंकि हम कैजुअल आर्टिस्ट थे उस समय, तो हमारा तो खत्म हो गया था काम। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताइए कि आपने कल एक भी क्यों मिस नहीं किया। बोले वो बहुत ही अच्छा किया। तो बोले एक भी क्यों मिस नहीं हुआ, तो वो कैसे किया। तो चूंकि उस समय थोड़ा सा मेरा अपना एक समझदारी जाग गई अपने अंदर में, जो कि मेरी बेवकूफी थी एक तरीके से कहा जाए, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं, मैंने बाबा याद कर लिए थे। तो बोले नहीं बेटा कैसे कैसे किया ऐसा बताइए आप। तो मैंने कहा नहीं मैंने बाबा याद कर लिए। तो बोले बेटा याद तो नहीं हो सकते। तो बोले मेरे पूरे बाल सफेद हो गए सब करने में, और दुनिया का कोई आदमी इतनी जल्दी इस क्यू को याद नहीं कर सकता, कोई याद नहीं आदमी। कर सकते। क्या बात। लेकिन मेरे लिए सबसे, बोले मैं रात भर नहीं सो पाया इस बात को सोचते सोचते कि हाँ। एक भी क्यों मिस कैसे नहीं हुआ, तो वो आपने क्या किया है वो मेरे को जानना है। तो फिर मैंने अंदर ही अंदर तो सोचा कि ये जो बड़ू है इनसे आप पार नहीं पा सकते, और ये तो सब जानते हैं, तो इनको सच बताना ही सही है। तो फिर मैंने उनको बता दिया कि मैंने ऐसा ऐसा कहा था, द्वारका भैया ऐसा, ये मंजीरा ऐसा करते थे, मैं टक टक बजा देता था, और ये सब ऐसे करके, इसलिए एक भी क्यों मिस नहीं। उसके बाद वो हंसे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि रंगमंडल में आना चाहते हो। मैंने कहा हाँ सर। तो बोले मैं कैजुअल अपॉइंटमेंट करूंगा, 6 दिन का पैसा दूंगा, हाँ और 1 दिन का पैसा नहीं मिलेगा। हाँ। और बोला ऐसा ऐसा है, और रोज बोले हम 18 घंटे काम करते हैं, 16 से 18 घंटे काम। तो बोले आप इसके लिए तैयार हैं। मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूं। तो उन्होंने उसी समय बुलवाया। फिर एक नई पोस्ट उन्होंने उस दिन क्रिएट करी थी, जिसका नाम था कैजुअल, रेगुलर कैजुअल के नाम से। हाँ कि रेगुलर मुझे याद कैजुअल है। ये, हाँ, आप आप तो आप थे वहाँ उस समय। सबसे छोटे थे, और आपको सब पूरे कलाकार बहुत प्यार करते थे। आपको हाँ मैं, लगभग मतलब हाथ पकड़ के कंधे में हाथ डाल के साथ भी रखते थे। मुझे क्योंकि मैं और सबसे बहुत छोटा था, काफी हाँ वही। छोटा था। और वो फिर उन्होंने उस दिन मेरे को अपॉइंटमेंट दे दिया, मैं आने लगा। फिर एक दिन मैं कुछ स्कूल गया था किसी काम से, तो स्कूल यूनिफॉर्म में था, और चूंकि लेट हो रहा था, और आपको मालूम है कि लेट होना कारण जी बर्दाश्त नहीं करते थे बिल्कुल भी, तो मैं वैसे की बिल्कुल। वैसी आया। तो मेरी टाई वो वाई तो सब लगी हुई, हाँ, खोल नहीं गिरते पाया। पड़ते आते थे लोग। हाँ। हाँ, तो उस चक्कर में मैं जब अंदर आया, तो उन्होंने पूछा ये क्या पहन के आया। मैंने उनसे बोला कि मैं तो स्कूल से आया हूँ। नेटवर्क की कोई बाधा ही है। शायद कोई फोन आ गया है उनका। हेलो। हाँ कोई फोन आ हेलो। गया था। हाँ शायद फोन आ गया था, तो उसका क्या करना हाँ होता है हाँ। फोन के समय, मैंने उसको बस काटा वही। था तो शायद। हाँ वही वही उपाय है, वैसे पहले से सिम बंद कर देते हैं तो। अच्छा अच्छा, वो ठीक है, वो मैं मैंने, आगे बताऊंगा एक जी। अब की बात। तो इस तरह से फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम स्कूल से आ गए, तो मतलब स्कूल में पढ़ते हो क्या। मैंने कहा हाँ मैं तो स्कूल में पढ़ता हूँ, नाम दिया अभी ऐसे करके। तो वो ये बोले भी बोले नहीं, रहस्य। हाँ, फिर तुमको नहीं रखेंगे हम। बोले तुम यहाँ तो मतलब बोले ये नौकरी जैसा है, और बोले अभी तुमने तो स्कूल ही नहीं किया है पूरा एक तरह से,
और बोले तुमको इसलिए नहीं कि इसमें एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन बोले पहले पढ़ाई करो कुछ, उसके बाद आना यहाँ पे ग्रेजुएशन वगैरह करके। तो मैंने कहा नहीं अब नहीं जाऊंगा मैं, अब आपने रख लिया तो अब तो नहीं आऊंगा। तो बोले नहीं नहीं घर वालों को बुला के लाओ। तो मैंने कहा नहीं पिताजी को तो नहीं बुलाऊंगा। फिर भैया को बुला के ले गया था। तो भैया से पूछा उन्होंने कि भाई ये तो स्कूल में पढ़ता है और हमारे यहाँ तो फुल टाइम जॉब है, ये तो पढ़ाई लिखाई इसकी तो डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी ऐसे करके। तो फिर भैया ने बताया कि इसने 8th क्लास में ये बोल दिया था कि ये नौकरी वोकरी कुछ करेगा नहीं और इसको सब यही नाच गाना जो इसका है यही करना है इसको। तो बोले ये तो हमारे को तो मालूम है कि ये और कुछ करेगा, तो उसके लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ अगर आपके काम का है तो उसको रखिए, नहीं है तो निकाल दीजिए आप, कि हमको कोई एतराज नहीं है, ऐसा भैया ने बोला। तो उन्होंने बोला नहीं, बोले काम का तो इसलिए रखा हमने इसको। तो फिर इस तरह से मैंने कंटिन्यू किया। फिर मैं रहा, फिर 98 में मैंने एक फॉर्मल इंटरव्यू दिया, लेकिन फिर मुझे उन्होंने प्रमोशन पे रखा। जो मेरे 2 साल जो मैंने 88 में, तो 86 में जो मैं गया था, 85-86 बैच में मैं चला गया था अंदर, तो फिर उन्होंने उसको काउंट किया और उसको अप्रेंटिस मान के, और फिर जब 88 में मेरा एक फॉर्मल इंटरव्यू लेके मुझे C ग्रेड एक्टर में रखा। फिर वो धीरे धीरे प्रमोशन होकर मैं आगे बढ़ा इस तरह से, और उसके बाद 16 साल में रंगमंडल में रहा। तो उससे बहुत मतलब मैं मानता हूं अपने आप को लकी कि मेरे ख्याल से शायद इस छोटे शहर में रह के इतने सारे लोगों के साथ काम करना, पूरे हिंदुस्तान के तो लगभग जितने लोग जिनके नाम हैं उनके साथ तो काम किया ही किया, उसके अलावा विदेशी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। और विदेशियों के साथ काम करने का सिर्फ ये एक मतलब निकला क्योंकि एक अलग अलग धाराएं पता पड़ी, अलग अलग तरीके काम करने के तरीके, उनके ग्रामर पता पड़े। तो आज रंगमंडल में रहने से हमारे पास एक ग्रामर का बहुत बड़ा जखीरा है। तो हम जहां भी फंसते हैं किसी भी लेवल पे, तो हमको लगता है कि नहीं ये वो शाह साहब ऐसा कहते थे, या रैना साहब ऐसा कहते थे, या अंकुर जी ऐसा कहते थे, या जॉर्ज लवादो ऐसा कहता था, या फ्रिट्ज बेनेविट्स ऐसा कहता था, या लवीनिया फ्योरी ऐसा कहती थी, या पीटर जगोडा ऐसा कहता था। तो किसी का भी कुछ लेके उस बाधा से हम निकल जाते हैं, चाहे वो किसी भी बैक स्टेज में आए, चाहे वो एक्टिंग में आए, चाहे नाटक को लेके आए। तो इतना सारा वो जखीरा इकट्ठा हो गया है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है मेरी दौलत है कि जो शायद कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती, क्योंकि इतने वेरिएशन में कोई काम नहीं करता। जनरली जिन लोगों के ग्रुप हैं, फॉर एग्जाम्पल हबीब साहब का ग्रुप है, तो उनके साथ जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ हबीब साहब के साथ ही काम करते हैं, भले ही 50 साल तक। लेकिन हम लोग को फायदा ये रहा कि हर साल हमारे 3 से 4 नए डायरेक्टर आते थे, तो अलग अलग वेरिएशन में काम करने का बहुत बहुत लाभ हुआ। उसके अलावा बैक स्टेज भी हमें हर तरह से करना पड़ा। तो और कारण जी ने कहा कि आपको सब कुछ आना चाहिए। शुरू में कारण जी ने आपसे क्या करवाया था? आपने कहा था कि ये आपने बताया झाड़ू वाड़ू सब लगवा था। हाँ वो सब देखिए, वो तो उनका कहना था कि आप सब करें। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक जगह कहीं बोला था जिसको लेके कुछ शायद थोड़ा सा आपत्ति भी हुई कुछ लोगों को, लेकिन हाँ। उनका जो सबक होता था कारण जी का, वो सबक मतलब वो ऐसा देते थे कि उनका ये कहना था कि मैं बोलूं और आप एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल ना दे, या कुछ दिनों में आपके मन से वो ऐसा सबक आपको सिखाते थे कि आपके मन में ऐसी छाप पड़ेगी कि जिंदगी भर नहीं भूल सकते आप। हाँ। जैसे उन्होंने एक बार कुली से वर्कशॉप कराया था, तो कुली से वर्कशॉप कराने का उनका ये मतलब नहीं था कि हमको कोई कुली बनाना है। उनका कहना था कि जब यहां से निकल के आप अपना प्राइवेट ग्रुप बनाओगे, जबकि आपके पास पैसा नहीं होगा, सबको मालूम है थिएटर में पैसा नहीं होता ज्यादा। हाँ। तो मान लीजिए कहीं ग्रुप जा रहा है तो आपको वो सामान उठाना भी आना चाहिए। 2 सामान अपना उठा तो सको। अगर मान लो कुली का पैसा नहीं है तो क्या सामान छोड़ दोगे क्या? सही। तो लेके जाना ही आपको, बड़ा ट्रंक तो लेके जाना ही, तो कौन उठाएगा? अगर मान लो किसी ने मदद नहीं करी, कोई नहीं है वहां पे और कुली भी नहीं मिला, या कुली के लिए पैसा नहीं है आपके पास, वो कह रहा नहीं मेरे को तो 2000 रुपए दो जब ले जाऊंगा, आपके पास नहीं है 2000, तो क्या करोगे? तो बोले वो आपको आना चाहिए, आप वो काम मत करो, ऐसा कर। हाँ। तो इस तरीके से वो सब काम करते थे। मतलब वो जैसे रंगमंडल में जो बहिरंग था उसको पहले सब धोते थे, सारे एक्टर्स मिलकर उसको धोते थे। लड़के लोग नीचे से पानी भर भर के लाते थे, उसमें पानी डालते थे, लड़कियां उसमें पोछा लगाती थी, फिर वो सूखता था, फिर उसको कुशन रखते थे, हम गमले रखते थे वहां पे। कि उनका कहना था कि आपके भगवान आते हैं जो आपकी ऑडियंस है, तो उनके लिए साफ सफाई होनी चाहिए, उनके लिए सुंदरता होनी चाहिए। और बोले वो कौन करेगा? उस समय वहां स्वीपर भी नहीं थे, भारत भवन तो बिल्कुल खुला था, सामान तक वो नीचे लाल बिल्डिंग में रखा जाता था। ऐसे करके था कि वहां से सामान रोज ठेलों पे रख के लेके आते थे, रोज लगाते थे, रोज पैक करके वापस नीचे ले जाके उसको वापस वहां रखा जाता था। तो ये काम सिखाने की वजह से आज उन्होंने इतना मजबूत कर दिया है इसको। लोग कई बार बोलते कि नहीं कारण जी का ऐसा था वैसा था। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया कि जिसको आपत्ति हुई, जैसे वो होना नहीं चाहिए। हाँ, जूते चप्पल को लेके कहते थे वो, हाँ। कि आपके रेस्टोरेंट रूम के बाहर जूते चप्पल जो है वो हमेशा कहते थे लाइन में रखो, उसको प्रॉपर जमा के रखो, मतलब छितरे हुए से ना हो, फैले हुए से ना हो। कहीं भी किसी ने उतार दिया अंदर चला गया,
हाँ, तो सही बात है। कहीं ने पूछा भी कि इससे बाबा क्या फर्क पड़ता है, मतलब जूते चप्पल अगर ऐसे भी छोड़ दिए तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो उनका कहना था कि बाहर अगर आपके जूते चप्पल इतने डिसिप्लिन में रखे रहेंगे तो जो कोई अनजान आदमी आएगा वो जान जाएगा कि यार अंदर रिहर्सल कितनी डिसिप्लिन में हो रही हो, तो अंदर जाने में उसको डर लगना चाहिए। बोले आपकी ये बाहर आपके जूते चप्पल देख के अंदर पता पड़ जाना चाहिए लोगों को कि अंदर काम कितना डिसिप्लिन में हो रहा होगा, काम कितना गंभीर हो रहा होगा। क्योंकि ये गंभीरता से नहीं रखोगे तो जैसे यहाँ ये फैला के रखे मतलब अंदर काम भी फैला हुआ ही चल रहा होगा। फैला हुआ है। तो ये इतना बड़ा सबक है। अब इसको अगर लोग कहें कि नहीं यार वो मतलब ये तो कोई बात हुई क्या, तो मेरा मतलब है कि उनके जितने भी सबक थे लाइफ में, उन्होंने जितने भी सबक दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके काम के लिए दिए हैं। और मेरा भी मानना है कि मैं सबको सर्वोपरि अपने काम को रखता हूँ कि जो काम आपने चुना है और ये तो मैंने चुना, मेरे पे थोपा नहीं गया है, तो मैं कभी ये शिकायत नहीं करता कि साहब इसमें ये नहीं मिलता, साहब इसमें वो नहीं मिलता, या साहब मुझे तो ये नहीं मिल रहा है, मुझे शो नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा। क्योंकि मेरा मानना है ये मैंने चुना है तो रास्ता भी सही बात। मुझे ही बना। मैं हमारा किसी जो को जी हमारा चुना, हमारा शौक और हमारी रुचि से हमने ये माध्यम चुना, और इसके सारे संघर्ष, इसकी खुशियां, इसकी उपलब्धियां हम ही तो साझा करेंगे। मतलब मैं कभी भी वो नहीं कहता कि अरे ये तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई और ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया निपका। मैंने जब भी नहीं बोला जब रंगमंडल बंद हुआ, क्योंकि जब भी रास्ते में सब जगह से रास्ते मिलते हैं आपको, लेकिन खोजना पड़ेगा आपको। हाँ बैठे बैठे अगर बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा जैसे बोलना चाहिए। और चूंकि कारण जी का भी नेचर था, कारण जी ने अपना ग्रुप कभी नहीं बनाया, हमेशा वो भी आयावार के तरीके से एक जगह छोड़ के 4-5 साल एक जगह रहते थे, बाकी छोड़ देते थे जैसे बोल रहे, कभी नहीं रहे। और उन्होंने भी किस उम्र में जाके एनएसडी किया था, मतलब उनमें और अलका जी साहब में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था उम्र का, तब वो एनएसडी गए। घर से वो इतनी छोटी उम्र में घर से छोड़ के वो गोपी थिएटर में चले गए थे, वहां भी शुरुआत में स्ट्रगल किया कि खाना बनाते थे वहां पे, और फिर वहां पे वो लड़कियों के रोल एक तरह से सप्लीमेंट्री रोल के लिए रखा गया। फिर वहां से उनको म्यूजिक का चूंकि इंटरेस्ट था तो बनारस आए। सोचिए आप, बनारस में ओंकारनाथ ठाकुर जैसे इतने बड़े गुरु से उन्होंने संगीत सीखा। हाँ। और उसके बाद जो फिल्में भी बनाई, आपको मालूम है कि नेशनल अवार्ड मिले उनकी फिल्म को, लेकिन फिर हाँ फिल्म हाँ। बनाना छोड़। तो वो बहुत अलग सी रुचि थी उनकी, और उनने जो तय कर लिया था अपनी लाइफ में कि मुझे तो सिर्फ नाटक करना है, तो वो मरते दम तक वो सिर्फ नाटक के लिए जिए, नाटक ही किया और सबके लिए किया। वो कोई प्रादेशिक नहीं थे, वो सिर्फ साउथ के थे, लेकिन उन्होंने कहा उर्दू के अनुवाद जो किए आप, तुगलक एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इतना बढ़िया उर्दू शायद कोई सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी ने किया है इस तरह से। वो जीवी अय्यर के साथ उन्होंने काम किया था फिल्मों में, और जिसको आपने वो नेशनल अवार्ड की आप बात किए हो, तो वास्तव में वो आदमी अपने अपने आप में इंस्टीट्यूट रहे। हाँ बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट रहे। तो वो सिखाया। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारा ये जो भारंगम का जो पहला भारंगम था, उस समय हमारा विवाद भी चल रहा था, लेकिन हमको उस समय बुलाया नहीं गया था। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमको बुलाया गया। तो हमारा मालविका अग्निमित्रम का शो था कामानी थिएटर में, तो उसको कारण जी भी देखने आए थे। तो उस नाटक में मैं वो एक नाल जो होती, नाल बोला जाता है, उसको बजाता था। और उस नाटक में जितनी भी एंट्री एग्जिट है वो सिर्फ रिदम के ऊपर है। तो जैसे वो रिदम बजती ताक दिना दिन ताक दिना दिन दिन ताक दिन ताक दिन ताक धा महाराज की जय हो, वो जाएगा तो हाँ जाएगा भी तो बोलेगा महाराज की जय हो, दिन ताक दिना दिन ताक दिना दिन ताक दिन ताक दिन ताक धा, चलो ये चले गए, ऐसा करके फिर वो बीच में रिदम बजती थी, सबका आना जाना उस रिदम पे होता था। गोविंद चौरसिया थे उस पे राजा। हाँ गणेश चौरसिया। तो वो जो इस तरह से रिदम बजती थी, तो ये मैं बजाता था उसमें कई जगह। तो ये फिल्म आपके क्षेत्र में कैसे आए वो तो हम वो जब नाटक देख रहे थे, हम लोग चाय वाय पीछे पी रहे थे, तो बाबा आए, बाबा ने मुझे बुलाया, बोले बंटी सुनो इधर, और बोले अभी इंटरवल के बाद 5-10 मिनट का प्ले निकलने देना, और उसके बाद बोले तुम पूरी तिहाई नहीं बजाना, 2 के बाद कर देना। जैसे बजाता हूँ ना ताक दिना दिन ताक दिना दिन ताक दिन ताक दिन ताक धा, ऐसा बजाता था। तो उन्होंने कहा कि वो समझने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा कर देना, वो करना जरूर। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कहाँ? बोले जहां मर्जी हो तुम्हारी, 10 मिनट बाद, लेकिन नाटक शुरू होने के 10 मिनट बाद। खैर साहब वो इंटरवल के बाद नाटक शुरू हुआ, वो 10-12 मिनट के बाद जहां मुझे लगा मैंने उसको 2 करके छोड़ दिया।
एक बहुत बड़ा लाफ्टर आया थोड़े से पॉज के बाद ऑडियंस में से। तो वो लाफ्टर कैसे आया वो मैं बताता हूँ आपको कि हाँ उन्होंने मुझे ये बोला था, और जो विदूषक था हमारा उसको ये बोला था कि तुम ऑडियंस को एक ठेंगा दिखा देना। और एक्चुअली क्या हुआ था कि वो जब नाटक देख रहे थे इंटरवल से पहले, तो वो सबसे पीछे वाली रो में बैठ रहे थे। तो ये जब ताक दिना दिन बजता था तो इसमें ऑडियंस की आदत हो गई थी कि दिन ताक धा करके ऐसी ये मुंडी से वो एक सम हाँ को देते थे। आदत हो जाती है सबकी, जो म्यूजिक जानते हैं उनकी आदत होती है। तो वो देख रहे थे। तो उसमें उन्होंने सोचा, चूंकि मालविका अग्निमित्र में एक कॉमेडी नाटक था, तो उसमें कहा उन्होंने कि इसमें भी तो ऑडियंस, मैंने तो 2 बजा के छोड़ दिया, ऑडियंस ने तीसरे वाले पे ऐसा किया और विदूषक ने उनको ठेंगा दिखा दिया। तो वो हाँ अपने मतलब पे ही हंस दिए। हाँ अपने पे वो हंस दिए, ऑडियंस खुद ही हंस दिए अपने पे कि यार हाँ हमको तो ये बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने ऐसे करके। बिल्कुल तो बना आप दिया। सोचिए कि कैसे उन्होंने लाफ्टर, एक नाटक को देखते देखते एक लाफ्टर निकाल लिया। तो ये कारण जी थे, मतलब जिसे बोलना चाहिए कि, और जबकि उसके उस समय 30-35 से ज्यादा शो हो चुके थे, मतलब ऐसा नहीं था कि वो नया नाटक। तो आप हाँ सोचिए कि कितने नाटक के बाद भी वो जगह ढूंढते रहते थे कि उसमें से क्या अच्छा निकाल लूं, कैसे निकाल लूं। और आप सोचिए कि कितना बढ़िया लाफ्टर ये निकाला उन्होंने उस तरह से। तो ये सब चीजें जो हम सीखते गए, और मैंने 16 साल रहा, लेकिन मैं 2-2 3-3 साल हर एक फील्ड पे मैंने कंसंट्रेट किया। लाइक 2 साल तक सिर्फ कॉस्ट्यूम करता था। मैं नहीं करूं, कोई भी कॉस्ट्यूम करे, लेकिन उसको असिस्ट करता था, उसकी मदद करता था, उस बहाने में सीख लेता। प्रॉपर्टी करी, मास्क बनाना सीखा, सेट बनाना सीखा। फाइनली मैं जाके लाइटिंग में, क्योंकि लाइटिंग मुझे थोड़ा सा ज्यादा अपील किया, और फिर मैं उसको भी करता रहा। तो आज भी उसी को कर रहा हूँ, उसका काम ज्यादा होता है। अभी ऐसे तो रंगमंडल में चलता रहा। अभी जैसे आप जब अभी अमोद भाई भोपाल में जब आए थे जनजाति संग्रहालय में गाने, जी रंग संगीत, तो आप कुछ पुराने वाद्य लेकर आए थे अपने घर। हाँ, वो ये मैंने मुझे बहुत लगता सारे, क्योंकि बाबा उसी शुरू से समय का इंटरेस्ट था कि जो, जी जी, उसी समय का वो संग्रह होगा आपके पास हाँ, पुराना। मेरे पास बहुत सारा संग्रह है, मेरे पास बहुत सारा संग्रह है, इसका भी है। मेरे पास बहुत सारी बैक स्टेज की किताबें हैं, जो हाँ मतलब बहुत रेयर किताबें हैं। और बताइए, एक किस्सा ये भी बताऊंगा कि हमारे यहाँ तापस सेन साहब ने एक लाइट का वर्कशॉप किया था मेरे मेरे लिए, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, और वो महीने भर का वर्कशॉप था हमारा। हाँ उसमें उनके पास एक कैटलॉग था, वो विदेश से कहीं से लेके आए थे। उस कैटलॉग में ये था कि जो ये फिल्टर पेपर होते हैं, जो कलर पेपर होते हैं, तो उसमें कौन सा कलर किस मूड के लिए इस्तेमाल होना है ये लिखा हुआ था उसमें। और वो करीब मतलब हजारों में लिखे थे कि थोड़ा सा लाइट ब्लू इसके लिए, उससे और लाइट ब्लू इसके लिए, डार्क ब्लू इसके लिए, या नेवी ब्लू इसके लिए, या इस तरह से वो बहुत पूरा डिस्क्रिप्शन था उसमें। और उनके कलर के आगे वो स्पेसिमेन भी थे, वो सब कुछ था। तो वो कैटलॉग वो दिखाते थे। तो हमने कहा कि सर कि हम इसकी फोटोकॉपी करा लेते। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं दूंगा नहीं किसी को, और फोटोकॉपी भी नहीं करने दूंगा किसी को। लेकिन मेरी जिद थी, क्योंकि मैं जिद्दी हूँ, बहुत जिद्दी हूँ। तो मुझे था आपको कि यार चाहिए होगा। हाँ, मेरे को ये कैटलॉग चाहिए। अब वो देते नहीं थे। मैंने बहुत उनसे अलग अलग भी पटाने की कोशिश की, बहुत पटाया उनको, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। तो उनने एक एक्सरसाइज कराई थी कि एक 1 घंटे का मतलब एक्सरसाइज थी कि विदाउट एक्टर सिर्फ सेट लगता था, और सेट के ऊपर लाइटिंग करवा, और लाइटिंग से कहानी कहो। ऐसा था एक्सरसाइज उसमें। और उसमें वो 4-4 के ग्रुप बनाए थे उन्होंने। तो वो 45 मिनट 40 मिनट वो चलता था। उस समय वो अभिरंग में होता था हमारे वो छोटे थिएटर में, और उस समय अंधेरा होता था। तो वो एक ऐसी एक्सरसाइज शुरू हुई, मैं सबसे आगे बैठता था, और तापस जी चूंकि बुजुर्ग भी थे और उनको चश्मा भी बहुत हैवी लगा हुआ था, तो वो बैठे थे। तो उनकी डायरी में वो रखा हुआ था, मैंने देख लिया था पहले ही। तो जैसे ही अंधेरा हुआ, मैंने धीरे से उसको निकाला, और नीचे से ऐसे बैठे बैठे ही, खड़ा ही नहीं हुआ, बैठे बैठे मैं अभिरंग के बाहर निकल गया। और फिर मैंने एक चौकीदार से साइकिल मांगी, और वो साइकिल लेके मैं पॉलिटेक्निक चौराहे पे गया, उसको जल्दी से फोटो कॉपी कराई मैंने, और 15-20 मिनट में मैं वापस आके वहीं बैठ के, और वापस मैंने उनकी डायरी में वो फिट कर दिया। और वो चुपचाप, ये किसी को नहीं पता, ये मैं चुपचाप ऐसा गया। फिर किसी ने मेरे से कहा भी तुम कहाँ गए थे, तो मैंने कहा मेरा पेट खराब था, तो मैं तो इसलिए बाथरूम में गया था, ऐसे करके झूठ बोला मैं। अब वो मेरे पास रह गया। जब तापस जी चले गए, फिर एक दिन मैंने क्लास में बड़े उससे सबको दिखाया, मैंने कहा देखो मेरे पास तो है। सबने कहा बोले यार तूने कहाँ से ले लिया ऐसा करके। फिर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मैं तो चुरा के ले गया था, और मैंने कर लिया। अब सबने कहा कि यार हमको भी दे दे। मैंने कहा मैं भी किसी को नहीं दूंगा। तो मैंने कहा मैं भी नहीं दूंगा किसी को, मैंने इतनी मेहनत से लिया, तो मैं किसी को नहीं दूंगा। तो मतलब इस तरीके से मैंने, मेरी जिद होती थी, तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी इस तरह। जैसे पगड़ी बांधने का है, तो पगड़ी बांधने का भी मैं बताऊंगा, वो भी एक मेरा अच्छा किस्सा है। कि मैं एक नाटक था फ्रिट्ज का, जो इंसाफ का घेरा, उसमें बहुत छोटे छोटे रोल में करता। हाँ, क्योंकि मैं बाद में ऐड हुआ था उसमें, तो मैं बहुत छोटे छोटे रोल, करीब 10-12 रोल करता था उसमें, बहुत छोटे छोटे एंट्री होती थी।
हाँ। तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी मैं कपड़े बदलता था और मेरी एंट्री होती थी। तो एक जगह ऐसा होता था कि मैं एक जगह धोती कुर्ता पहन के निकलता था और दूसरी विंग में आके जब तक अंगरखा चूड़ीदार पजामा और मुझे साफा बांध के आना होता था। तो उसमें हमारे एक मित्र थे, वो मेरा साफा बांधते थे, लेकिन एक दिन वो आए नहीं। तो मैंने अपने हाथ से लपेटा और मैं चला गया, लेकिन वो थोड़ी देर में खुल गया वो, और वो ऐसा पूरा गले में लपटा गया। तो मैंने उसको लपट लपटा के सीन वीन तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जब रिव्यू मीटिंग हुई तो कारण जी ने बहुत डांटा कि यार ये क्या तरीका है। बोले ये कोई स्कूल कॉलेज का नाटक नहीं। और उस समय में चूंकि छोटा था तो बोले ये तुम स्कूल के समझते हो क्या सब कुछ। बोले ये प्रोफेशनल है, लोग नाटक देखने टिकट लेके आते हैं, और बोले तुमको अपने कपड़े पहनना भी नहीं आते। तो मैंने कहा बाबा, मैंने कहा मैं तो शहरी आदमी हूँ, मेरे को थोड़ा ना ये आता है पगड़ी वगड़ी बांधना। मैंने कहा वो बांधते थे, वो आए नहीं। तो उन्होंने कहा कि उनको क्या तुम्हारी इस नौकरी पे रखा है कि तुम्हारी पगड़ी बांधनी है। बोले वो भी एक्टर है, तुम भी एक्टर हो, उनको भी तनख्वाह मिलती है, तुमको भी तनख्वाह मिलती है, तुम काहे के लिए, तुमको अपना काम आना चाहिए, चाहे वो गाँव का हो चाहे कुछ। तो मेरे को क्या बात। गुस्सा भी आ गया, और चूंकि छोटी उम्र थी तो गुस्सा बहुत आता था। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, कल के शो में मैं अपने हाथ से बांध दूंगा। और मैंने कहा एक दिन तो ऐसा आएगा कि इस रेपटरी में सारे लोग मेरे से बनवाएंगे, मैं तो नहीं बनवाऊंगा किसी से। दूसरे दिन, और वो जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मैं पीछे गया, वार्डरोब से मैंने एक पुरानी साड़ी इश्यू करवाई, और जो रात को 9:30-10 बजे का वक्त था, वो मैं ग्रीन रूम में बैठा अपने मिरर के सामने, और रात को 10 बजे से लेकर सुबह तक मैं बार बार बांधता था और खोलता था। बस ना खाना खाया मैंने, ना मैं कहीं गया, अपने घर भी नहीं गया उस दिन, वहीं पर ही रह के। और फिर कुछ चौकीदार वगैरह आ गए तो उनने भी कुछ कुछ मेरी मदद करी कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, जो गांव के थे वो मेरी मदद करी। और सुबह हुआ, फिर सुबह उसने कहा भी मेरे को, जो मेरे मित्र थे, बोले नहीं यार मैं आ जाऊंगा, मेरे से मतलब ऐसा होता है ऐसा करके। मैंने कहा नहीं, अब आप नहीं बांधोगे, आज तो मैं ही बांधूंगा, ये मेरी जिद है और मैंने बाबा से कहा है, तो मैं अब नहीं बांधने दूंगा किसी को। दूसरे शो में मैंने बांधी, वो अच्छी तो नहीं बंधी थी लेकिन खुली नहीं। तो फिर रिव्यू मीटिंग हुई, फिर बाबा ने मेरे को तारीफ करी कि मैंने कल इसको ऐसा डांटा, तो इसने उसको चैलेंज लिया और इसने आज अपने हाथ से बांधी। तो बोले अब इसके इस लगन को देख के मैं भी इससे प्रॉमिस करता हूँ कि विद इन 10 डेज मैं एक वर्कशॉप करवाऊंगा पगड़ी बांधने वाले की, राजस्थान से किसी आदमी को बुलवाऊंगा। और शायद 7 दिन के अंदर ही वो एक आदमी आ गया, और जो हमारी पगड़ी, और उस आदमी का मैंने 15 दिन ऐसा हाथ पकड़ा कि मैं उसके साथ होटल में ही रहने लगा। और मैंने इतने तरीके से सीख ली कि आज की तारीख में आप मुझे कोई भी फोटो दिखा दें, उस पगड़ी को बांधने में मुझे हार्डली 2-3-4-5 मिनट लगता है मुझे बस। लेकिन अगर और वो बेइज्जती बाबा नहीं हमारे। करते तो मैं आज हाँ। तक नहीं सीखा। तो उस दिन से मैंने ये सीखा कि जो आदमी आपकी बेइज्जती करता है या जो आदमी आपको क्रिटिसाइज करता है, वो आपका सबसे अच्छा वेलविशर है। जो आपकी तारीफ करता है वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान ही करता है, क्योंकि आप जैसे तारीफ सुनोगे तो अपना काम करना बंद कर दोगे, अपने आप के बारे में सोचना बंद कर दोगे। तो मुझे लगता है जो आपको, अगर किसी ने कहा कि यार तुमसे तो ये आता ही नहीं, तो फिर मेरे को गुस्सा आना चाहिए, यार मैं बताऊंगा सुनील भाई को अब कैसे नहीं आता, इन्हीं के मुंह से ये कहलवाऊंगा कि यार तुम बहुत अच्छा करते हो यार, तब मेरी जीत है। तो वो कुछ कुछ चीजें कहता है ना, ये फॉर्मूले हैं जो कारण जी के थ्रू मिले, और उसी को मैं फॉलो करता हूँ। और मेरा हमेशा मानना है, जो बाबा भी मानते थे, हमेशा जीरो पे रखो। कभी ये मत कहिए कि इतने साल हो गए उतने साल हो गए और मैंने ये कर लिया और मैंने वो कर लिया, वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोकता है। और जब आप हमेशा स्टूडेंट बने रहेंगे, हमेशा जीरो पे रहेंगे, क्योंकि कारण जी तो इस उम्र में भी कहते थे कि मैं अभी भी सीखता हूँ। जैसे उन्होंने मुझसे वो जिद करके वो गलवाया घासीराम का जो किस्सा मैंने बताया, तो उन्होंने वो एक टेक्निक तो सीख ली कि यार ऐसे भी हम शो को आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह से भी हम कुछ इशारेबाजी से और ऐसे करके हम किसी परेशानी से निकल सकते हैं। तो वो सीखते भी थे और सिखाते भी, और यही चीज उन्होंने सबको सिखाई। तो इस तरह से आज तक मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत स्टूडेंट हूँ, बहुत नया हूँ, अभी भी मेरी शुरुआत ही है। ऐसा नहीं मानता कि आगे बढ़ा, अभी बहुत बहुत आगे जाना है और लगातार चलना है। और उसके बाद जब ये हमारा वक्त आया कि जो हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी हुई जिसकी वजह से रेपटरी बंद हुई, तो उसके बाद मेरे साथ एक क्राइसिस था कि मैं क्या करूं। और मैं अपने जीवन का एक गोल्डन पीरियड में एक संस्था को दे चुका था, थिएटर को दे चुका था, तो अब मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था कि आप कहें कि कोई दुकान खोल लूं या कहीं बिजनेस कर लूं या कहीं नौकरी कर लूं। तो 16 साल एक रेपटरी में काम करने के बाद मेरे लिए वो संभव ही नहीं था। तो इसलिए मैंने फिर बहुत सोचा मैं क्या करूं क्या करूं। सबने कहा बंबई चले जाओ, बंबई मुझे कभी नहीं जाना था, ये मेरा पहले से तय था कि मेरे को बंबई जाना ही नहीं, क्योंकि मेरी रुचि अभी तक स्टेज पे ही है, थिएटर में ही है, उसमें नहीं। तो कुछ सोचते सोचते मुझे लगा कि यार मेरे को ऐसा करना चाहिए, तो पैसा तो चाहिए था, क्योंकि अपने जीविका के लिए नॉमिनल तो पैसा आपको चाहिए, कैसे कमाओगे। भोपाल में थिएटर में तो उस तरीके से कुछ भी गुंजाइश नहीं थी, और उस समय तो बिल्कुल ही नहीं थी। बात कर रहा हूँ 96 के आसपास की बात बता रहा हूँ, 96 सॉरी 2000 में हमारा रेपटरी बंद हुआ था। तो आज से 20 साल पहले अब क्या करें कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक एक दिन कुछ दोस्तों के बीच में बात की, तो मैंने कहा यार मैं तो बॉम्बे को भोपाल लाऊं। तो सब लोग हंसने भी लगे कि तेरी शायद जॉब चली गई तो तेरा दिमाग खराब हो गया।
बोले ये कैसे अनप्रैक्टिकल बात कर रहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं करूंगा। और उसमें फिर मेरी मदद करी, जयंत भाई ने बहुत मदद करी कि ऐसे और जयंत भी भाई मेरे को। हाँ उन लोगों ने काफी मदद की। मैंने उनसे जब ये शेयर किया तो फिर उन्होंने अभी उस तरीके के प्रोजेक्ट को भोपाल शिफ्ट करना शुरू किया। और जयंत भाई की भी रुचि रहती थी कि इस बहाने वो भोपाल आ जाते थे, क्योंकि अभी भोपाल हम से। आपको यहाँ पर थोड़ा रोकते हैं, जी। क्योंकि हम अभी थिएटर से पूरे भरे नहीं हैं। हाँ हाँ। अच्छा। रंगमंडल में रहते हुए जी उन कुछ नाटकों को भी याद कीजिए जिनमें आप इन्वॉल्व रहे। अभी आपने जी दो चार नाटकों का जिक्र किया, जैसे जी ये अपना घासीराम कोतवाल के बारे में जरूर मैं सुनना चाहूंगा आपसे। जी। उसमें आप लोग तब डांस करते थे, चलो कुंज कलीज में, यही हाँ यही था ना? उसमें जी। क्या रोल था आपका? पहले क्या वो रोल था, फिर ब्राह्मण। क्या? हाँ, सब और उसमें ब्राह्मण ही रहते थे, क्योंकि रोल तो उसमें वो दो तीन ही थे बस, नाना, हाँ, ना, घासीराम, गौरी। नाना और घासीराम और वो लड़की जो थी। घासीराम, नाना, गौरी, बाकी तो सब क्राउड था, क्योंकि वो पूरा प्ले ही क्राउड का है। और हाँ हाँ पूरे समय सारे लोग रहते हैं उसी में, बदल बदल के, कभी कोई सिपाही बन जाता है, कभी कोई ब्राह्मण बन जाता है जिसको वो सजा दी जाती है, कभी कोई पति बन जाता है जो एक औरत के साथ अपने घर में है तो उसको लेके, तो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे कैरेक्टर होते थे, लेकिन बाकी तो सब एक साथ रहते थे। और तो उसमें एक ये भी था कि बहुत से नाटक बाबा ने बहुत मतलब क्लासिक्स को क्षेत्रीय बोलियों में जो कन्वर्ट करके किया था, जी। वो उनकी एक बड़ी खूबी थी कि जैसे बुंदेली हाँ, में, मालवी में। ये भी था कि अगर मतलब जो सो कॉल्ड अभी बहुत ज्यादा प्रचलित ये है कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आता है वही, मतलब मैं उसको कोई बुराई नहीं मानता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नो डाउट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और वहां से हाँ निकलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा ने कहा कि वही कंपलसरी नहीं। क्यों? क्योंकि साल में वहां तो 20 ही या 25 ही लोग जाते हैं ना। अब इतने बड़े देश में क्या सिर्फ 25 ही लोग ही काबिल होंगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम्म, बाकी लोग बेचारे क्या करेंगे? तो इसीलिए उन्होंने जब जब बात हुई यहाँ पे कि मध्य प्रदेश रंगमंडल, क्योंकि पहले रंगमंडल का नाम था मध्य प्रदेश रंगमंडल, मतलब पुराने वक्त की अगर आप ब्रोशर्स देखेंगे उसमें सब में लिखा रहता था मध्य प्रदेश रंगमंडल। तो उन्होंने कहा जब मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसलिए जो उन्होंने शुरू का जो बैच था, जो हमारा हाँ, सबसे सीनियर बैच था, 80-81 का बैच था, जिसमें 15 लोग लिए थे उन्होंने, वो हम्म, 15 लोगों में से एक भी आदमी एनएसडी का नहीं था। क्योंकि उनका मानना था कि अगर मैं एनएसडी के आके यहाँ रख दूंगा तो वो तो मैं रेडीमेड ला के रख दिया, फिर मेरा तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं। तो उन्होंने अपने मतलब मध्य प्रदेश के लोगों को ही रखा और बड़े देसी लोगों को रखा, मतलब जो जिनमें से बहुत सारे लोग थे जिनको पता भी नहीं था कि क्या होता था। मतलब मैं जैसे सुदामा जी जो एक चंदेरी के थे उनका उदाहरण देता हूँ कि उनका पेट खराब होने लगा तो वो कह रहा है मेरे को नहीं करना नाटक, मैं तो घर जा रहा हूँ। हाँ, मतलब यहाँ के पानी से उनका पेट ठीक नहीं होता था तो वो कह रहा है कि मैं तो घर जा रहा हूँ। मतलब कर ऐसे दिया। लोगों को भी वो बाबा रोक रोक के रखते थे, क्योंकि जो चंदेरी जैसी छोटी सी जगह से उस समय आए थे, तो उनका एक अलग रूप था, अलग सोच थी उनकी। और उसी ने आप मालूम हो तो पहले बैच के लोग ही, जिसमें जयंत भाई हैं पहले बैच के, शरद शब्बल हैं, भूषण डिलोरी थे उस समय, सरोजी थी, आबादी थी, गंगा मिश्रा थे, राजकुमार कामले थे। तो ये सारे लोग आप सब जानते हैं कि ये लोग बहुत बड़ी बड़ी जगह पे हैं और बहुत बढ़िया काबिल लोग थे। तो बहुत बाबा ने बहुत बहुत लोगों को, प्रतिबद्ध और कमिटेड रंगकर। तो ऐसे लोगों को चुनना, मतलब वो एक सबसे बड़ी बात थी उनकी कि पता नहीं क्या पारखी नजर थी उनकी कि वो चुन लेते थे। तो 15 लोग जो उन्होंने लिए वो लिए, प्लस उन्होंने कहा कि मैं जितने वर्ल्ड के क्लासिक्स हैं तो उनको यहाँ की क्षेत्रीय बोलियों में करूंगा, जो मध्य प्रदेश की आइडेंटिफिकेशन हो। तो हमारी रंगमंडल रेपर्टरी उसके लिए बड़ा, एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे क्षेत्रीय आप चीज को आगे बढ़ाएंगे। अगर इंसाफ का घेरा, कॉकेशियन चौक सर्किल जो नाटक है उसको हमने बुंदेली में किया। मालवी का अग्निमित्रम जो कालिदास का नाटक है, जो संस्कृत नाटक है, उसको हमने बुंदेली में किया। गारा की गाड़ी या मृच्छकटिकम जो है उसको हमने मालवी में किया, मतलब मालवी उसमें किया। वेटिंग फॉर गुडो जो नाटक है उसको हमने छत्तीसगढ़ी में किया, छत्तीसगढ़ी उस छत्तीसगढ़ समय में मतलब। किया। हाँ, तो इस तरह वो तो ऐसी कोई बोली बाबा ने नहीं छोड़ी, और बड़े बड़े क्लासिक्स को उन्होंने जैसे मिड समर नाइट ड्रीम है, बगरो बसंत के नाम से किया था उन्होंने, हाँ, है ना। एक जो टेमी ऑफ द श्रू प्ले है शेक्सपियर का, उसको तोसम पुरुष न मौसम नारी बुंदेली में किया था उसको। वही तो वही मैं कह रहा हूँ, इतना सारा है। जर्मनी के डायरेक्टर थे और वो बुंदेली में डायरेक्ट करते थे। तो आप एक अजीब सा कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया जो जो कि बहुत मशहूर हुआ। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मेरे को तो लगता है कि हिंदी प्रदेश को कारण जी का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। उस आदमी ने, साउथ का आदमी का आके आपकी बोलियों पे और इतना अच्छा काम करके जाता। मुझे तो और कोई उदाहरण नहीं दिखता। मतलब हबीब साहब वो को छोड़ दिया, हबीब साहब ने वो एक जित, छत्तीसगढ़ी। वो जितना काम यहाँ पर स्टेब्लिश कर गए थे उससे आगे बढ़ा भी नहीं। वही हाँ
हमारे पास तो याद करने के लिए वही 4 6 10 नाटक थे जो उन्होंने मध्य प्रदेश की बस क्षेत्रीय आंचलिक बोलियों में करे। सारा किया, और मतलब बहुत सारा काम उन्होंने क्षेत्रीयता को लेके किया। मार्च करवाया हमसे, मार्च के बहुत सारे प्रदर्शन करवाते थे वो, नाचा करवाया हमको, सारे जो फोक के इसके रहते हैं, गम्मत करवाई उसने, स्वांग करवाया उन्होंने, सारा कुछ करवाते थे वो, जिससे कि मध्य प्रदेश का जो जितना कुछ है वो सारे लोग, इन लोगों में सब कुछ आ जाए ऐसा करके। क्योंकि भाई मैं तो भोपाल में पैदा हुआ, तो लेकिन मैं भी बुंदेली बोलता था, मैं भी मालवी बोलता था। अरुण भाई थे तो वो भी छत्तीसगढ़ी बोलते थे, तो अरुण भाई भोपाल के थे, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं। दो कश्तियों का सवार ठेठ भोपाली में करवाया उन्होंने, उर्दू में करवाया हाँ इस हाँ तरीके से। हाँ हाँ। तो ऐसा वो दो कश्तियों के सवार में पूरा जो एसेंस था वो पूरा भोपाल का था, कि सिकंदरी सराय नाम रखा था जो बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे जो सराय हुआ करती थी, तो लगभग वो पूरा भोपाली वो टच देने की कोशिश। तो ऐसा कुछ उनने नहीं छोड़ा था कि जिसको आप इग्नोर कर सकें, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक हाँ। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका। और मुझे लगता है कि मतलब नो डाउट रंगमंडल जैसी संस्था जो कि 5 साल में इस मुकाम पे पहुंच गई थी कि एक विकल्प के रूप में से देखे जाने लगी थी कि हिंदुस्तान में एक पूरे रेpertory पूरे देश भर में आप लोग नाटक करने जाते थे। तहलका मचा के आते थे हम लोग, क्योंकि इतने लोग रेलों से जाना, बसों से जाना, सब तरह के बिल्कुल संघर्ष करते हुए जाना। बस में रहे, कि मध्य प्रदेश का टूर करते थे, हर जिले में एक शो है, तो 3 महीने बस में ही रहते थे। हमारे को मतलब रहने की, जंगलों में रोक के हम लोग फ्रेश हुआ करते थे, और फिर वहां पहुंचते थे, और एकाधिक गेस्ट हाउस मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता था तो वो बस में ही रहते थे। वहीं कहीं नहाना धोना हो जाता था किसी गेस्ट हाउस में, और नाटक किया, फिर अगला शो। तो रोज पैकिंग, रोज खोलना सामान को, रोज शो करना, ऐसे 3 3 महीने बसों में रखते थे, और छोटी छोटी जगहों पे जाके नाटक करना। बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता में तो सभी करते, लेकिन ये सब मतलब सिवनी में जाके करना, या मतलब दमोह में जाके करना, सागर में करना, या खरगोन में करना, या धार में करना, या झाबुआ में करना, वो एक अलग बात होती थी कि वहां के लोगों को, और पूरे तामझाम के साथ, पूरा लाइटिंग भी, पूरा सेट भी, 70 70 80 80 ट्रक हमारे साथ जाते थे, और हम ही उसको लोड करते थे, हम ही उसको अनलोड करते थे, ऐसा कर। तो वो जो एक उन्होंने सिखाया है, मुझे लगता है कि वैसा तो संभव ही नहीं होता, लेकिन वो होना चाहिए। एक वो थिएटर अनुशासन को लेकर भी जो उनका वो जरूर आप यहाँ पर साझा करिए कि किस थिएटर का तरह से वो अनुशासन, नाटक नाटक शुरू होने के बाद प्रवेश नहीं मिलता था, चाहे हाँ, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए। वो नहीं मिलता था, बच्चों का प्रवेश नहीं देते थे। उसको हाँ। लेके बहुत सारे लोगों को समस्या थी, लेकिन उनका ये कहना था कि वो बच्चों के मानसिक स्तर का नहीं है नाटक, तो वो देखेगा नहीं उसको, वो डिस्टर्ब करेगा तो आप भी डिस्टर्ब होंगे, पड़ोस की ऑडियंस भी डिस्टर्ब होगी, एक्टर भी डिस्टर्ब होगा, और वो बच्चा तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, क्योंकि उसको आप टॉर्चर कर रहे हैं, उसके उसके मानसिक स्तर की वो चीज नहीं है, उसको जबरदस्ती दिखाओगे तो क्यों चुप बैठेगा वो, या क्यों देखेगा उसको। हम्म। तो इसीलिए उन्होंने तय किया था कि 10 साल से ऊपर का बच्चा ही आ पाएंगे, उससे नीचे के बच्चे नहीं आएंगे अलाउड। उसके पीछे भले ही उनको 20 टिकट वापस करने होते थे तो कर देते थे, कि एक बच्चा है और 20 मान लो एडल्ट है, तो लेकिन वापस कर हम्म। देते। और उसमें हमारे ग्रुप के भी किसी को अलाउ नहीं था, कि ग्रुप का भी कोई बच्चा ऐसा नहीं कि भाई एक्टर का बच्चा है तो ये देख लेगा चुपचाप, नहीं आ सकता। और सबको अनुशासन टिकट लेके, में सबको टिकट लेके आना पड़ता था उस समय। तो मतलब चाहे वो अशोक वाजपेयी जी भले ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, लेकिन वो भी टिकट लेके लाइन में लग के ही आते थे, कोई सीट रिजर्व नहीं होता था उनके लिए, और कोई बगैर टिकट का कोई सिस्टम नहीं था। हमारे परिवार के कोई लोग आएंगे तो टिकट से आएंगे, मतलब किसी के लिए वो अलाउ नहीं था कि बगैर टिकट के। नंबर 2, टाइम का इतना पक्का था कि हमारे यहाँ जब अंतरंग से सुबह 9 बजे सा की आवाज आती थी, बहुत सारे भारत भवन वाले लोग घड़ी मिलाते थे कि 9 बज गए। इतना परफेक्ट टाइम था वो, कि मुझे नौ याद बजे है सुबह सुबह दौड़ते हुए लोग मतलब दौड़ते हुए आ हाँ, रहे हैं जल्दी से, अरे बोले टाइम हो गया, देर हो रही है। वो लोग एक बहुत रास्ते अच्छा, में हाथ हाँ, मिलाने एक जाते थे, हाथ मिलाने को तैयार नहीं, बोले अंदर जाने दो भाई। अंदर जाने दो पहले, क्योंकि वो एक एक मिनट भी लेट को, उनका ये कहना था कि जैसे कोई बोलता था सॉरी सर, तो वो बोलते थे ये शब्द का इस्तेमाल मत करा करो, क्योंकि उनका कहना था कि जिस दिन आप एक आर्मी वाले की या एक डॉक्टर वाले की सॉरी बर्दाश्त कर लोगे, तो मैं भी सॉरी बर्दाश्त कर लूंगा। अगर डॉक्टर आपके मरीज की गलत ऑपरेशन करके नस काट के वो मार देता है, और वो कहता है कि सॉरी मेरे से गलती से हो गया था, और उसको आप माफ कर दोगे, तो मैं भी माफी मांगूंगा। आर्मी वाला बोले अगर है वो सामने वाली दुश्मन है सामने, और उसको कहेगा यार मेरी बंदूक नहीं चल रही, जरा 1 मिनट रुक जा, सॉरी अभी दोबारा चलूंगा, तो क्या रुकेगा क्या? सही बात। तो बोले अगर सॉरी इस्तेमाल हो जाए तो मैं भी इस्तेमाल करूंगा। तो बोले वैसा ही हमारे यहाँ रूल होना चाहिए, क्योंकि हम भी बोले एक दूसरे तरीके की आर्मी है। वो हमेशा ही बोलते थे कि वक्त पे आप नहीं आएंगे तो जिस दर्शकों को आपने बुलाया उसको कैसे होगा, मतलब कैसे हो। नाटक 7 बजे शुरू होना, भले ही चाहे एक आदमी बैठा हो चाहे ना बैठा हो, लेकिन 7 बजे हमारे यहाँ कोई पूछता ही नहीं था किसी से।
साथ में 10 कम पे पहली घंटी होती थी, साथ में 5 कम पे दूसरी घंटी होती थी, और ठीक 7 बजे नाटक शुरू हो जाता था। हमारे यहाँ जो क्लास का टाइम था कि अगर 9 बजे क्लास है तो हमको सबको 8:30 पौने 9 बजे आना होता था, कि हम लोग अपने कपड़े बदल के ट्रैक सूट वगैरह पहन के 9 बजे से क्लास शुरू हो जानी चाहिए। 9 बजे आना नहीं, उनका कहना होता था कि आना फिर आपको पौने 9 बजे। 9 बजे क्लास शुरू हो जानी चाहिए, 9 बजे से क्लास, 9 बजे क्लास शुरू होनी चाहिए, 9:15 से क्लास नहीं शुरू होगी, ये रहा। तो ये सब चीजें ऐसी सिखाई उन्होंने। और इसका क्योंकि उनका कहना था कि ग्रुप आर्ट है ये, अगर एक आदमी 1 मिनट लेट होगा तो अगर 20 लोग हैं तो आते आते तो 20 मिनट लेट हो जाएंगे। एक मिनट अगर हर आदमी लेट आएगा अपने तरीके से तो 20 मिनट लेट हो जाएंगे, फिर काम कब होगा? सभी को वक्त पे आना चाहिए। तो ये उनका डिसिप्लिन था। एक और था कि जैसे हम लोग बाहर टूर पे जाते थे, तो हमारे समय में टूर जब भी जाते थे तो एक हमारे बीच में से एक आदमी बनता था, टूर मैनेजर बोला जाता था जिसको, हाँ, जिसको उस पूरी टूर की जिम्मेदारी दी जाती थी। और वो पावर के लेवल में डायरेक्टर से भी ऊपर होता था। यानी डायरेक्टर को भी कहीं जाना है तो उसको वो टूर मैनेजर को बता के जाना पड़ेगा कि मैं अभी मिलने जा रहा हूं या मैं मार्केट जा रहा हूं या जो भी है उसको बताना। मतलब एक किस्सा है, हमारा बिहार टूर पे थे हम लोग, तो एक बस मिली थी हमें इलाहाबाद से जिसपे हम बिहार पे टूर कर रहे थे, और हमारे एक मित्र थे वो टूर मैनेजर थे। तो एक कहीं बीच में जंगल में हम लोग कहीं शायद रांची से जमशेदपुर जा रहे थे, ये मुझे याद है अच्छे से। तो बीच में एक जंगल वंगल था, वहां गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी गई, आदमी को फ्रेश होना था। तो एक तरफ लड़के चले गए, एक तरफ लड़कियां चली गई। और वो क्या था कि हमारे जब भी बस रुकती थी तो टूर मैनेजर एक टाइम देता था कि ठीक 10 मिनट बाद, मतलब 10 मिनट का मतलब है 10 मिनट बाद बस चल जाएगी, बुलाता कोई आपको, 10 मिनट बाद बस चल जाती है, ऐसा करके। तो वो हुआ, तो वो उसने जो भी टाइम दिया था 10-15 मिनट का, तो अलग जी थे उस समय हमारे साथ, बाबा तो नहीं थे, अलग जी। तो अलग जी नीचे उतरे और फिर एक कोई उनको थोड़ी दूर गए वो फ्रेश फ्रेश होने, उसके बाद एक कोई उनको आदिवासी मिल गया, तो वो उससे बात करने लगे क्योंकि वो जल्दी फ्रेश हो गए थे, तो बाकी लोग आने में देर थी, तो वो उससे बात कर रहे थे। यहाँ सारे लोग बस में आके बैठ जाते हैं और वो ठीक 10 मिनट जब होता है तो ड्राइवर से उन्होंने कहा गाड़ी चला दो। तो ड्राइवर ने कहा बोले वो आपके डायरेक्टर साहब तो पीछे रह गए, बोले तुमसे जो कह रहे हैं वो करो, गाड़ी चला। और गाड़ी चल दी। अलग जी पीछे से दौड़ रहे थे, रुका, लेकिन रोका नहीं गया, जंगल था, बिहार था, और उनको वहां छोड़ दिया। वो पता नहीं शाम तक बेचारे वो ट्रक व्रक में लिफ्ट लेके काले पीले होके वो आए, और आके वो, लेकिन उन्होंने एक बार भी उस लड़के से नहीं बोला कि तुमने यार बस क्यों नहीं रोकी, जबकि वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे हमारी रेपटरी की। हाँ। इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद में एक लड़के ने, ये डिसिप्लिन था, इस तरह से हमको सिखाया गया। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कैसा उसका माहौल रहता होगा। किसी के लिए माफी नहीं थी, मतलब चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो स्वीपर, सब एक ही नियम पे थे सारे लोग, ऐसा। अच्छा, एक बात और है, मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, मतलब वही है कि वो इमोशन क्या है, संवेदना, जो जैसे एक बार भारत भवन में वो एग्जीबिशन लगाई गई थी रंगमंडल से संबंधित प्रॉपर्टी जी। उसको आपने महीनों की मेहनत से संयोजित किया था, और वो काम लगभग खुद होके मांगा था, और ये भी कहा था कि अगर ये मुझे मौका मिले तो मैं इस प्रदर्शनी को पूरे देश भर में ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत भवन रंगमंडल की वो जो संपदा जो कहीं इस समय भंडार में है, जी। कॉस्ट्यूम है, चाहे वो आयुध है, मतलब शस्त्र है, मुकुट है और मुकुटे हैं, दुनिया भर की चीजें, उन सब से इतना प्रेम, इतना प्यार होने के पीछे क्या वो मर्म काम करता है? क्योंकि वो उसके पीछे ये भी है कि वो सब एक बहुत ही बड़ा इतिहास है, मतलब एक एक इंस्ट्रूमेंट, एक एक प्रॉपर्टी, एक एक मुकुट उसका, वो मतलब उस उस क्रिएशन को बताते हैं जो कि बहुत बहुत कठिनाई से हुआ था और बहुत बहुत मेहनत करके उसको हमने क्रिएट किया था। तो उनसे, क्योंकि वो बाबा हमेशा कहते थे कि अगर आप प्यार से नहीं रखेंगे, और ये बात मैंने उससे पहले एलबीटी में भी सीखी थी। मैं गुल दीदी का आपको एक उदाहरण दूंगा कि गुल दीदी थी, उस समय मुझे बड़ा गुस्सा आता था। शुरुआत में मैं उस एलबीटी का मैनेजर भी था, तो हम लोग ये जिले टूर कर रहे थे, मध्य प्रदेश के हर जिले में टूर थे। तो चूंकि बैले में विंग्स की जरूरत बहुत होती है, तो हम लोगों ने एक फोल्डिंग विंग बनाई थी, ऐसे लकड़ी की, ऐसी किताब जैसी थी, तो उसको हम खोल के रख देते थे और उस पर काला कपड़ा डाल देते थे, तो वो टेम्परेरी एक हमारी विंग्स हो जाती थी। तो उसको बांधने के लिए मुझे वो 6 टुकड़े देती थी सुतली के, जिससे मैं उसको बांध के रखता था। तो वो मुझे 1 सप्ताह के लिए मिलते थे 6 टुकड़े। अगर 1 सप्ताह के पहले अगर एक टुकड़ा टूट भी जाए तो मुझे 2 टुकड़े लाके उनको सबमिट करने पड़ते थे, तब जाके मुझे वो एक्स्ट्रा टुकड़ा देती थी, सुतली का टुकड़ा। बहुत कीमती चीज, बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद भी वो पूरे सप्ताह भर फिर मुझे गाली देती रहती थी कि तुमने तोड़ दिया वो। अगर चौथे दिन या तीसरे दिन वो टूट गया मेरे से, बोले तुमने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया होगा, तुम्हें तो मतलब फिजूल खर्ची होती है, जानते नहीं हो कैसे होता है थिएटर, कैसे होता है ये सब कुछ है।
और उनके यहाँ कई कॉस्ट्यूम ऐसी थी जो 40-40 साल पहले सिली हुई थी। उनके यहाँ वो टाट की कॉस्ट्यूम बनाई थी, उसका एक पर्टिकुलर फोल्ड होता था, वहीं से फोल्ड अगर नहीं किया है, और अगर वो किसी का भी ट्रंक कभी भी खुलवा लेती थी, तो अगर उसमें से एक भी कपड़ा उनको मुड़ा तोड़ा मिल जाए, समझ लो उसका पूरा महीना खराब कर देती थी, इतना बोलती थी। तो मुझे आज समझ में आता है कि वो चीजों से अगर आप प्यार नहीं करोगे तो फिर कैसे संभव होगा, वो मेंटेन ही नहीं रहेंगी। और उसी का नतीजा मैंने 2000 नाटक किया है, उसके कॉस्ट्यूम, उसकी प्रॉपर्टी आज तक मेरे पास, वैसे उसका फर्नीचर सब ऐसे के ऐसे रखा है मेरे पास, और आज भी शो करता हूँ। आज 2020 हो गया, 20 साल हो गए मुझे। और उसकी मतलब उसी का नतीजा था कि मैंने जब अलग के साथ जो ये चंदा भिड़नी किया था, जिसमें मैं एक डांसर का रोल करता था, अगर आपने देखा हो तो मुझे मालूम है कि मैं लड़की बन के एक डांस करता था। तो मुझे जो पहले शो में जो मुझे सेफ्टी पिन मिली थी, और एक उन्होंने बिंदी दी थी जो चिपका के बांधता था, बाद में उसका गम भी हट गया था तो मैं स्प्रिट गम लगा के चिपकाता था। वो बिंदी और वो जो सेफ्टी पिन थी जो मुझे पहले शो में दी थी, वो 25 शो तक मैंने संभाल के रखी, और उन 25 शो होने में करीब करीब 5 साल लगे। 5 साल तक मैंने वो एक ही सेफ्टी पिन और एक ही वो बिंदी इस्तेमाल करी, मैंने बदली नहीं करी। और जब मैंने उसको छोड़ा था तभी भी एक छोटी सी पन्नी में रख के मैंने दी थी कि यार ये इस कॉस्ट्यूम के साथ ये मेरी पन्नी और ये सब कुछ ऐसा कर। तो ये सब मेरे को गुल दीदी ने सिखाया। फिर मैंने रंगमंडल में आके भी सीखा। जैसे रंगमंडल का जो मेरा पहला शो था घासीराम में, उस दिन जब मैं गया तो मुझे भी एक थैली पकड़ा दी कि भैया तुमको ये कपड़े पहनने होंगे। अब उससे पहले मैंने तो कभी जीवन में धोती वोती पहनी नहीं थी। तो मैं खड़ा, मैं सब तरफ देख रहा, सब अपने अपने कपड़े पहन रहे हैं। तो उस समय चूंकि गंगा मिश्रा जी के साथ मेरा थोड़ा परिचय था, मैंने चिल्ड्रन थिएटर किया हुआ था उनके साथ में, तो मैंने उनसे कहा गंगा भैया से, मैंने कहा भैया ये मेरे को तो पहनना नहीं आती, ये आप मुझे पहना दीजिए। बोले यार यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ तो सब अपने हाथ से पहनते हैं। तो मैंने कहा अरे सर मैं तो मतलब शहर का आदमी हूँ, मैंने कभी धोती थोड़ी ना पहनी, गाँव से थोड़ी ना आया हूँ। तो मैंने कहा मेरे को तो आती ही नहीं है। बोले नहीं यार यहाँ तो ऐसा नहीं होता, ये देख लो सब पहन रहा है अपने हाथ से, तुम भी अपने हाथ से पहनो। बोले अच्छा मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मैं बताता जाता हूँ, तुम पहनो। मैंने कहा नहीं सर मेरे से नहीं बनेगी, मेरे से कैसे बनेगी ये बात। तो बोला अच्छा ठीक है मैं पहना देता हूँ, लेकिन तुमको सिखाऊंगा और पहनाने के बाद फिर खोल दूंगा, मानना तुम्हें अपने हाथ से ही पड़ेगा। तो मैंने मन ही मन में सोचा कि एक बार बनवा तो लो, फिर अपन इनको रिक्वेस्ट कर लेंगे। तो मैंने बनवा ली उनसे, वो बताते गए ऐसे मोड़ो, इधर ऐसे प्लेट डालो, इधर खोसो, ये करो, सब मैंने फॉलो किया। जब बन गई तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया छोड़ दो, अब अगली बार से मैं खुद बनवाऊंगा, अब ये रहने दो, इसको छोड़ दो। बोले नहीं, और वो धोती खोल, वो दोबारा मेरे से, और फिर उसको साथ में मेरी मदद करते रहे, लेकिन उन्होंने मेरे से खुद में बनवाई। वो मेरा पहले दिन का पहला सबक था कि आप अपना काम खुद से करिए। और उसी जिद ने फिर मुझे ये बताया, ये इंस्पिरेशन दी कि थिएटर का ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर पाता। मैंने सब काम सीखने की कोशिश की और सबको इतना सीखा कि बेसिक कर लूंगा, एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन हाँ रुकेगा नहीं मेरा काम, चाहे वो मेकअप करना हो, चाहे मास्क बनाना हो, चाहे सेट बनाना, तो इस तरह से आगे बढ़ाता है। तो यही अखिलेश सब भाई साहब ज्वाइन हुए हैं, अखिलेश भाई साहब ज्वाइन हुए हैं चित्रकार अपने आदरणीय। हाँ अखिलेश भाई को नमस्कार। हाँ हाँ, ये सब चीजें बहुत कमिटमेंट के साथ जो एक पूरे एक इंस्टीट्यूशन से कैसे एक अनुशासन, और अनुशासन से बढ़कर जो आपका आपकी आपकी अपनी जो आत्मा वहां वास करने लगती है, बैठने लगती है, उस पूरे समय को आप जीते होंगे जब आप वहां जाके बैठा करते थे, अभ्यास किया करते थे कि जो पहले जो पूर्व रंग होता है, नाटक की तैयारी, उसका सेट बनना, उसकी पूरी सब कुछ, और नाटक के पहले की एक मीटिंग जो हुआ करती। कारण जी बैठक भी लेते थे नाटक शुरू होने से पहले? हाँ नाटक शुरू होने के पहले भी और बाद में भी लेते थे। बाद में तो वो रिव्यू करते होंगे कि कहाँ क्या किससे क्यों। क्योंकि मैंने देखा वो जब नाटक शुरू हो, और बाहर का भी वो सब अनुशासन संभालते थे। कई बार लोग हाँ आते थे 7:10 पे, 7:05 पे के अंदर जाना है तो मना करते थे कि नहीं अभी नहीं जा सकते। नहीं वो कई बार तो शुरू शुरू में तो टिकट काटते थे गेट पे खड़े होके, मतलब टिकट वो चेक करते थे कि बगैर टिकट के कोई अंदर नहीं जाए, ये बगैर टिकट के कोई अंदर नहीं जाए, ये इसके लिए गेट पे खड़े रहते थे, बिल्कुल गेट पे खड़े रहते थे। अंदर मान लो कोई अचानक से कोई बोल रहा है, बात कर रहा है, उसको डांट भी देते थे चलते शो में। वो ये वो तो सब मतलब इस मामले में तो वो उनको मतलब वो लगता ही नहीं था उनको, कभी भी कुछ भी कह देते थे वो
कि मतलब ये ऐसा मत करो, बस जो भी चीज मतलब डिस्टर्ब करे, नाटक को डिस्टर्ब करे, वो नहीं बर्दाश्त करते थे। वही बाद में अलकनंदन भी ऐसी करते थे कि चलते नाटक में कोई बोल रहा है, बात कर रहा है तो लगभग वो डपटते थे। हाँ, वही जावेद जैदी भी करते थे कि बाद में भी कोई। की आदत वैसी पड़ी हमारी कि हम जाके कई बार जैसे कोई चूंकि कुशन रहते थे तो कोई आदमी थोड़ा सा ऐसा लेट जाए या लेटने जैसा हो जाए अगर ऐसा करके, तो वो मतलब हम मैं जैसे मेरे को भी बोल रहा था, कई बार मेरे को भेज देता था कोई भी आदमी, हमारे सीनियर ही कोई भेज देता था कि वो म्यूजिक पढ़ने से मैं उठ के चला जाता था और उनसे कहता था कि भाई साहब ढंग से बैठ जाओ ऐसे। ढंग से बैठो। हाँ, क्योंकि कई लोग ऐसे पैर वैर फैला के बैठ जाते थे अगर मान लो, तो वो उनको फिर हाँ। बताया जाता है कि नहीं ऐसे मत देखिएगा नाटक, आप आराम से देखिएगा ऐसे कर। तो वो तो वहां का नियम था। और जो हमारे ग्रीन रूम के तरफ में कोई नहीं आ सकता था, ये भी सब उनका था कि मतलब आपका जैसे हमारे कई साथी थे जिनकी पत्नियां थी, नई नई शादियां हुई थी, लेकिन वो पत्नियां सब बाहर खड़ी रहती थी, वो अंदर नहीं आ सकती थी। ग्रीन रूम में तरफ में हमारे यहाँ कोई नहीं आ सकता था, किसी को पता ही नहीं था कि अंदर ग्रीन रूम कैसा है, जब तक रिपोर्टरी थी, जब तक मतलब वहां कोई नहीं जा सकता था सिवाय हम लोगों के अलावा, और जो हमारा स्टाफ था उसके अलावा कोई नहीं आता था उधर। यानी कोई परिवार का आदमी नहीं मिलने आएगा, नाटक भी खत्म होगा आप बाहर रहिए। हम लोग ग्रीन रूम में जाते थे, चेंज करते थे, सामान सारा जमा करते थे वार्डरोब में, उसके बाद अंतरंग में आते थे, फिर मीटिंग होती थी। मीटिंग के बाद जब हम लोग रंगमंडल से बाहर निकलते थे तब कोई मिल सकता, ऐसे कोई नहीं मिल सकता, ऐसा था। अब आप भी बताइए, हम लोग क्या उस जगह से अब वहां फिर उस जगह पर पहुंचते, हालांकि मेरे मन में अभी भी इससे जुड़े हुए अखिलेश भाई साहब लिख रहे हैं सभा की मर्यादा भी सिखाते थे। हाँ। क्या हम अभी आपके पास किस तरह की व्यस्तता है? अभी कुछ देर आप और बात करने की स्थिति में हो, या हम एक हाँ बार हाँ, और मिले? नहीं अभी कर सकते, कर सकते। तो एक तो ये था, और दूसरा वहां जहां से आपने कहा कि मैं इंडस्ट्री को भोपाल लाऊंगा, और हाँ जैन भाई का नाम लिया, मुझे याद आता है कि अब एकदम से मैं तुरंत नहीं बता पा रहा हूँ कि हजारों ख्वाहिशें पहले बनी कि मकबूल पहले बनी भोपाल में। हजारों ख्वाहिशें पहले बनी, तो वहीं से हजारों कुछ ख्वाहिशें। शुरुआत, हाँ वहीं से कुछ शुरुआत हुई थी। हाँ, नहीं मध्य उससे प्रदेश। पहले एक सीरियल था जो शाहीन करके एक सीरियल हुआ करता था, सोनी टीवी शाहीन। पे आता था, शाहीन हाँ के नाम से, हाँ हाँ जो कि पूरा मुस्लिम बैकग्राउंड पे था। हाँ तो हाँ। और जूही परमार जो थी उनका पहला सीरियल था, जूही पहला पर एक्शन उससे था आप जुड़े जूही। थे पहले? उससे सबसे पहले मेरा शुरुआत हुई एक तरीके से। हम्म। और उससे पहले थोड़ा सा काम सलमा जी के साथ किया था, सलमा सुल्तान जी जो पंचतंत्र न्यूज की रीडर। कहानियां बनाने आई हाँ थी। हाँ, पंचतंत्र की कहानी, उससे पहले एक सुनो कहानी करके थी। अच्छा अच्छा। पंचतंत्र से भी पहले एक सुनो कहानी कर रहे थे, उसमें मैंने 4 एपिसोड किए थे, जिसमें इरफान भाई ने भी काम किया था। जो अच्छा इरफान अच्छा। खान, जो अजय ये खान। एनएसडी के पास आउट ही हुए थे तब उस समय, वो भी बेचारे शुरुआत की थी। तो और ये जो जहांगीरा अपने इब्राहिमपुर में जो किंग्स होटल थी वहां वो ठहरे थे उसमें, और वहां उससे शुरुआत की थी ऐसा। ये बात देखिए, सब तो ये तो एक फिर एक लंबी जर्नी है जिसमें आपने बहुत बड़े बड़े प्रकाश झा के हाँ साथ जिस तरह से काम किया आपने। जी जी जी। तो ये तो एक और अलग विषय है, अगर अभी थिएटर पे आप बात करेंगे कि फिल्म पे बात करेंगे, जैसा आप बोले आप। नहीं, मुझे लगता है कि थिएटर से ही कंप्लीट करना चाहिए, और उसके लिए दोबारा आना कभी चाहिए। फिल्म के लिए अलग से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा हाँ, कभी। एक बार हम दोबारा मिलेंगे, क्योंकि ये जी अपने आप में जैसे अभी हम तो ये एक स्वर्णिम कल की बात कर रहे हैं, जहां पर आप जैसे लोग और कमिटमेंट वाले लोग अ, जी बनकर बड़े हुए, और इस समय आप अपनी तरफ से जो भी बेहतर और श्रेष्ठ कर रहे हैं वो थिएटर के लिए एक तरह से वरदान है। क्योंकि इस समय अब वो सब कमिटमेंट और वो वैसे गुरु का आदर या उस तरह का गुरु होना, ये सब बड़ा दुर्लभ हो गया। मतलब, हाँ, लगभग खत्म ही हो गया, मेरे को है तो ना, लगता है ऐसा। मतलब उन्हीं उन्हीं कारण जी से सीखे हुए शिष्य भी अगर आज गुरु के रोल में है तो वो अपना काम सही नहीं कर पाते। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही। कहा जा सकता है। मतलब केवल आ, एक नॉस्टैल्जिया को याद करके उससे मुक्त होना अलग बात है, लेकिन जी वैसा कुछ भी एक उसका एक 10% भी उसका अंश अगर कोई उस तरह से निभा पा रहा है तो बड़ी मतलब सराहना ही करेंगे। यहाँ पर जी मैं फिर वही देखता हूँ कि आपको, मैं तो हमेशा अनौपचारिक रूप से मैंने आपको बहुत सारा काम करते हुए देखा। मैं बहुत जी आश्चर्य करता हूँ कि लाइट का विषय है तो आप पता चला ऊंची सीढ़ी तक चले जा रहे हो, लाइट को पकड़ के सीधा कर रहे हो अपने मन मर्जी की, तो पन्नियां लगा रहे हो कि इस पे ये ऐसा ठीक रहेगा वैसा ठीक रहेगा, और चाहे वो दिन है या रात है। तो ये सब कमिटमेंट कहाँ चला गया है औरों से? उसके पीछे ये रहा क्योंकि मुझे लगता है कि
जो एक, मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि मैं मानता हूं कि मेरी जीविका है, लेकिन जीविका है इसीलिए ये करता हूं ऐसा नहीं। ये तो मैं वैसे भी करूंगा चाहे जीविका बने या ना बने, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर जब किसी काम को करने लगते हैं तो मतलब जो एक कहते हैं ना कि एक दरवाजा अगर खटखटाते रहेंगे आप तो कभी ना कभी तो खुलेगा ना वो। आज नहीं खुलेगा, कल नहीं खुलेगा, परसों तो खुलेगा। लेकिन जब आप दरवाजे बदलते रहेंगे अपने स्वार्थ की वजह से, कि आज मेरे को सुनील भाई का दरवाजा अच्छा लग रहा है तो सुनील भाई का दरवाजा खटका रहा हूं, कल मुझे तीसरे आदमी का अच्छा लग रहा था वहां चल, तो फिर आप किसी दरवाजे में पहुंच नहीं पाते, कहीं एंटर नहीं कर पाते। आप बस ऐसे ही दरवाजे से दरवाजे भटकते रहेंगे और वही काम चलाऊ काम ही कर पाएंगे, क्योंकि वो गहरे तो जाना पड़ेगा आपको। जब तक गहराई में नहीं जाएंगे तो वो जो कहावत है, बुजुर्गों की कहावत है कि मोती तो गहराई में मिलता है आपको, उतले पानी में तो नहीं मिलेगा। तो ऊपर ऊपर तो आप फिर इधर उधर तैरते रहिए, कुछ नहीं होगा हाथ में। जब तक वो गहरे में डुबकी नहीं लगाएंगे तो वो एक ही जगह हो सकता है, आप 50 जगह नहीं कर सकते आप उसको। ये मेरा मानना है। तो वो ही मैं उसी को मान के चलता हूं कि अभी मैं खोज ही रहा हूं, मुझे अभी तक नहीं मिला मोती, लेकिन मैं गहराई 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 चला जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, कभी तो मिलेगा वाली बात। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी तो मिलेगा ऐसा करके। तो बस वही मैंने अपना मोटो बना रखा है, क्योंकि कारण जी खुद भी तो वही करते थे। कारण जी का कहाँ कोई मतलब कोई ठिकाना था या कोई उनके सिक्योरिटी थी, कुछ नहीं थी। लास्ट तक वो तो काम ही करते रहे ना, भटकते ही रहे हमेशा। तो मुझे लगता है वही एक सही है कि जितना नया, क्योंकि आपको कहीं अंत तो दिखता नहीं ना, थिएटर का कैसे अंत आप मान लोगे किसी चीज का, तो आप तो बढ़ते ही चलो ना। तो मुझे लगता है ये यात्रा के तरीके से इसको लेना चाहिए, लेकिन लोगों ने अब इसको एक दुकानदारी के तरीके से लेना शुरू कर दिया है, इसको एक ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। यार ये तो हमारा ठिया हो गया। तो ठिया होना और यात्रा होना बहुत फर्क है उसका। जैसी जो फिर मैं बुजुर्गों की कहावत पे जाऊंगा कि बहता पानी और रुका हुआ पानी, तो रुका हुआ पानी है वो तो सड़ेगा, ये तो तय है, और बहता पानी रहेगा तो हमेशा आप फ्रेश रहेंगे, बहते रहेंगे। हाँ, उसमें कई जगह आपको पत्थर भी मिलेगा, कई जगह पेड़ भी मिलेगा, कहीं गड्ढा मिलेगा, कहीं ऊंचा मिलेगा, तो वो तो नदी बहती रहती है अपने तरीके से, कहीं बहुत पतली हो जाती है, कहीं बहुत चौड़ी हो जाती है। तो वैसे ही उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे अगर चलेंगे तो। अब नहीं एक जगह रुकेंगे तो ठीक है, वो गड्ढा हो जाएगा, वहां पे आप पानी इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन वो सड़ेगा, उसमें से बदबू ही आएगी, फ्रेश एयर तो नहीं आ सकती। तो वही मेरा मानना है। लेकिन अब और आजकल जो ये ग्रांट वाला मामला शुरू हुआ, ग्रांट मैं कहता हूँ बिल्कुल बुरा नहीं मानता मैं उसका, ग्रांट चाहिए, क्योंकि थिएटर वाले को भी तो जीने के लिए पैसा चाहिए ना, कहाँ से लाएगा पैसा भाई? उसके बच्चे को भी कॉन्वेंट स्कूल में जाना चाहिए, उसका भी अपना घर होना चाहिए, उसकी भी अपनी गाड़ी होनी चाहिए। उसने क्या अपराध कर दिया? थिएटर कराया तो कोई अपराध थोड़ा ना किया कि उसको ये सब चीजें नहीं मिलनी चाहिए। क्यों वो चने खा के ही थिएटर करेगा? भाई वो क्यों नहीं पनीर खा सकता? ऐसा क्या दोष है उसमें? मेरा ये हमेशा से मानना। लेकिन मेरा मतलब है कि सिर्फ ग्रांट के लिए ही आप थिएटर करो ऐसा मत करो। थिएटर करो और अपने काम से फिर ग्रांट लो तो मतलब। लेकिन अब लोगों ने इसको एक कुछ ऐसे लोगों ने, बिचौलिए लोगों ने इसको इस तरह से पॉपुलर कर दिया कि यार ये एक ऐसा काम है जो कुछ ना करो और पैसा मिल जाता है अच्छा खासा। तो आदमी 2 लाख रुपए की ग्रांट लेता है, उसमें से कहता है कि घर से जीन्स पहन के आ जाओ, तू कुर्ता पहन के आ जाना, एक कहानी ले लेता है, 4 डायलॉग इधर बोल देना, 4 डायलॉग 4 कदम चल के बोल देना, और उसको नाटक बोल देते। और उसमें से 2 लाख में से मुश्किल से 20-25 हजार रुपए खर्च करते हैं, बाकी में अपनी एक मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं या कुछ और खरीद लेते हैं। तो आजकल लोग को कहते सुना है मैंने कि यार तेरे को मोटरसाइकिल खरीदनी है तो ऐसा करे वो ग्रांट के लिए भर दे यार, उससे मोटरसाइकिल आ जाएगी तेरी। तो ये अब प्रचलित बातचीत में होने लगा है कि मतलब मुझे कुछ खरीदना है तो भैया नाटक कर लो। तो वो फिर कमिटमेंट तो कभी नहीं आएगा, किसी का नहीं आएगा। मतलब जो लोग इस अप्रोच से करेंगे नाटक, तो वो कभी भी नाटक से तो नहीं, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट चीज है, ये इसमें कोई आप शॉर्टकट नहीं ले सकते आप अगर काम की बात। मतलब जितने बड़े उदाहरण अगर कहें कि अगर पनिक्कर जी की बात करें या रतन थियम जी की बात करें या करण जी की बात करें, साहब की बात करें, तो बहुत लंबे रास्ते तय किए, ये शॉर्टकट गलियों में नहीं घुसे। और जो कहावत है कि अगर आप लंबे रास्ते से आएंगे हमेशा सेफ पहुंचेंगे, और शॉर्टकट में घुसेंगे गली में घुसे तो पैर की भी जाएगा। जी, हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने उनकी नकल या जेरॉक्स तो करना शुरू कर दी, लेकिन स्वयं का विस्तार नहीं किया। नहीं, वो इसीलिए नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि नकल तो फिर आप ही अपना काम करेंगे। अगर मैं कारण जी के नाटक वैसी वैसी करने लगूंगा तो लोग तो हमेशा यही कहेंगे ना कि कारण जी का ही नाटक है। क्योंकि जब मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैंने नाटक खुद से करने की मतलब कोशिश की 2000 में, जब मैंने पहला नाटक अपना डायरेक्ट किया, अर्थदोष की बात करूंगा तो वो ऐसे चुना कि उससे पहले मैं भी, क्योंकि म्यूजिक में मेरा भी अच्छा कमांड है, तो मेरे अपने तरीके से म्यूजिक समझता हूँ मैं, तो मैंने सोचा म्यूजिकल प्ले करता हूँ मैं। लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं क्यों मेरे को सोचते सोचते ख्याल आया कि मैं अगर म्यूजिक प्ले करूंगा तो कारण जी के प्रभाव से बाहर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि पिछले 15-16 साल से मैं वही फॉर्मेट में काम कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में भी वो चीजें बन गई। तो अगर मैं कुछ भी करूंगा तो वो बाबा के ही जैसा लगेगा। तो मैंने कहा यार
फिर मेरी तो आइडेंटिटी बनेगी ना, लोग ये कहेंगे कि बाबा को ही कॉपी कर रहा है या उन्हीं की फोटो कॉपियां कर रहा है। तो मैंने सोचा कि रियलिस्टिक प्ले करे, जो रियलिस्टिक प्ले हमारे रंगमंडल में बहुत कम हुए थे, हमारे यहाँ स्टाइलिश प्ले यही हुए जा रहा था, आपको पता है। तो इसलिए रियलिस्टिक प्ले में भी मैंने पहला प्ले जो अर्थदोष चुना, जो कि बहुत कठिन नाटक था, मतलब लोगों की जबान में कठिन नाटक है उसको, और बहुत एब्सर्ड भी नाटक है वो। और लोगों ने कहा यार ये कहाँ से तुमने अल्बेर कामू का प्ले क्यों चुन रहे? तो मैंने कहा कि मेरा यार पहला नाटक है, ज्यादा ज्यादा फ्लॉप होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरा पहला नाटक है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने वो नाटक चुन लिया, और किस्मत से वही नाटक ने मुझे सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलवाई, क्योंकि वो एक ही साल में फिर भारंगम में भी हुआ, वो नांदीकार में भी गया कलकत्ता में, और नेहरू सेंटर फेस्टिवल बॉम्बे में भी गया। तो उससे मुझे, तो फिर मैंने उसी को पकड़ लिया कि मैं रियलिस्टिक प्ले ही करूँ, तो मैं वो करता ऐसे करके। नहीं, लेकिन मुझे आपके नाटकों में ये लगता है कि सही में एक अपनी एक धारा स्वयं अपनी लकीर खींचकर उस पर चलने की कोशिश, और उसको और मोटा और मैच्योर करने की कोशिश। सब ये पूरी जो ये नई सदी का जो समाज है, सोसाइटी है और जीवन, इसकी इससे आप कुछ चीजें चुनते हो और अपने नाटक का विषय बनाते हो जी, उसको उसको उसके सारे प्रभावों के साथ। मैंने जो प्रीति झा ने काम किया था वो नाटक देखा था, तो उसका तो मैं बड़ा साक्षी रहा हूँ उसके एक एक अवसर का। जैसे उस नाटक के बारे में जिक्र करूं, प्लीज मत जाओ, वो नाटक है, तो वो तेंदुलकर जी के दो बहुत छोटे छोटे नाटक हैं जो 20-20 मिनट के, जो ये कंपटीशन के लिए मराठी नाटक लिखे जाते थे। एक का नाम था रात्र और एक का नाम था काड़ोख। काड़ोख मतलब घुप अंधेरा उसको बोलते हैं। तो वो दो नाटक थे, वो मेरे पास कहीं से आए, तो ऐसे ही मैंने पढ़ लिया उनको। तो मैंने कहा इनको करता हूँ। पहले मेरे को उनको अलग अलग करने का मन था, लेकिन फिर मेरे को एकदम से ख्याल आया, तो दोनों को जोड़ के मैंने एक नया नाटक बनाने की कोशिश की। ये भी अच्छा पेज का मेरा जी, ये भी मौलिक थॉट था कि दो नाटक को जोड़कर उसको कहीं ना कहीं दोनों में एक साम्य लगा होगा आपको। तब मुझे लगा, और इसलिए मैंने उसमें एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की थे ऐसे, तो मैंने लड़के को कॉमन कर लिया, और वो कॉमन बनाने के लिए मुझे जो चेंजेस करने पड़े वो थोड़े बहुत चेंजेस किए मैंने, और 2-3-4 पेज ऐसे कुछ हैं जो मैंने उसमें एड ऑन की। बाकी वो पूरे पूरे नाटक एज इट इज हैं जो तेंदुलकर साहब ने लिखे। उनको मिला के फिर मैंने इस नाटक का नया नाम भी रखा। ये प्लीज मत जाओ नाम का कोई तेंदुलकर जी का नाटक नहीं है कोई भी, लेकिन उनके दो नाटक है, तो इसलिए राइटर में उन्हीं का नाम देता हूँ, क्योंकि उन्हीं का पूरा बेस है एक तरह से। हाँ, उन्हीं आधार उसका, हाँ, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार प्लीज मत जाओ, तो हमने तो तेंदुलकर के सब नाटक पढ़े, ऐसा तो कोई नाटक लिखा ही नहीं। तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि ये नाम मेरा दिया हुआ है, लेकिन ये दो नाटक उनके ओरिजिनल नाटक है, और उनको मैं एज इट इज इस्तेमाल करता हूँ। सिर्फ इनको बीच में जोड़ने के लिए जो 2-3-4 पेज हैं वो मैंने जोड़े, लेकिन पूरा नाटक उन्हीं का है एक तरीके से। और उस नाटक में भी बहुत सारे चैलेंज थे। जैसे उसमें एक जो काड़ोख नाटक है, उसमें वो नाटक की पृष्ठभूमि ये कि भैया आप घुप अंधेरे में है, मतलब जहां बिल्कुल अंधेरा है। अब ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि स्टेज पे घुप अंधेरा कैसे दिखाऊं, दिखाना है और पूरा अंधेरा है। तो उसके लिए फिर आपने अगर वो नाटक देखा तो उसमें उस लड़की को मैंने उल्टा बिठाया, वो भी एक ग्रामर के हिसाब से गलत था कि ऑडियंस की तरफ वो पीठ करके और आधे घंटे वो पीछे के कर्टन की तरफ परफॉर्म करती, वो दिखती नहीं, उसकी शक्ल ही नहीं दिखती। तो सबने मुझसे कहा कि क्या कर रहे हो, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों एक शौक है ऐसा कि एक्सपेरिमेंट करने की मेरे को बड़ी इच्छा होती है, और मुझे लगता है कि फ्लॉप ही तो होंगे ना, इससे ज्यादा क्या हो। लेकिन वो जब तक वो रिस्क नहीं लेंगे, जो पापा से सीखा कि बाबा ऐसी रिस्क लेते थे हमेशा, तो मुझे लगता है रिस्क नहीं लेंगे जब तक अच्छी चीज नहीं आएगी, उसी में से कहीं से आती है। और यही कारण है शायद कि मैं बहुत ज्यादा नाटक नहीं कर पाता, क्योंकि मैं जब तक सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिलेगा स्क्रिप्ट से या मेरे अपने एक्टर्स से, मैं एक्टर्स भी चुन के लेता हूँ। मतलब एक्टर से मैं कभी रीडिंग नहीं कराता, मैं उनको सीधा बोलता हूँ कि इस नाटक में ये राजा का रोल आपसे कराना है, आप करोगे तो हाँ बोलो, नहीं तो और कोई रोल के लिए मेरे पास जगह नहीं है आपके लिए। क्योंकि मैं यहाँ के सब एक्टरों को जानता हूँ, उनके कैलिबर को भी जानता हूँ, तो मेरे हिसाब से वो कैसे, मैं उनके कैलिबर को जज नहीं करता, लेकिन हाँ मेरे को जो चाहिए या मेरे जो थॉट में आता है उसमें अगर वो मैच करता है तो मैं उसको लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। इसका मतलब वो खराब एक्टर है ऐसा नहीं कहता, लेकिन मेरे फॉर्मेट में वो फिट नहीं बैठता। तो इसीलिए मैंने शायद इतने 20 सालों में मुश्किल से 5-6 नाटक ही किए, इससे ज्यादा मैं नाटक नहीं कर पाया। अभी कोई नए नाटक को लेकर सोच रहे हैं? हाँ, मैं एक हाँ, मेरे पसंदीदा नाटककार वैद साहब हैं, अखिल भैया अगर जुड़े हैं तो वो जानते हैं कि मैं बहुत डरता था उनसे, तो उनके नाटक में कर लेता था, उनसे परमिशन भी नहीं मांगता था। और अखिल भैया उनको बताते थे तो वो कहते थे यार ये कैसा आदमी है जो मेरे नाटक कर लेता और मुझसे बात ही नहीं करता। तो उन्हीं का एक नाटक है परिवार अखाड़ा, जो लगभग मेरा उसका बैक स्टेज पूरा मेरा तैयार है, और बहुत जल्दी उसको रिहर्सल शुरू करूंगा और उसको करूंगा। अभी वो है, और भी हैं 3-4-5 नाटक हैं ऐसे मेरे पास में
जो मेरे को करना है, लेकिन वक्त के हिसाब से उसको करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल परिवार अखाड़ा करूंगा मैं, जो कृष्ण बलदेव वैद्य जी का नाटक है लिखा, ओरिजिनल हिंदी नाटक ही है, उसको करूंगा। ये मेरा मन। अच्छा। बहुत सुंदर। मन तो अभी भी नहीं है, लेकिन यह है कि निश्चित रूप से अगले कुछ दायित्व, रजा, रजा का भी नाटक करना है जो मैंने अनुवाद किया, भाई साहब हाँ कह रहे हैं। हाँ, अखिल भैया ने वो किया, वो भी करना, वो बिल्कुल बिल्कुल, जो हमको बहुत जल्दी करना, बिल्कुल करना। तो बिल्कुल। ये सब, वो ये मैं भूल दोनों गया। दोनों दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और ईश्वर इनको जल्दी पूरा भी कराए आपसे। ये मेरी बहुत शुभकामनाएं, आप आए। ये हाँ, एक क्योंकि एक मुझे भाग है 10 साल हो गए, बातचीत। 10 साल पहले मैंने नाटक किया था प्लीज मत जाओ, तो हाँ, तब, हाँ उसके बाद से नाटक नहीं किया। तो अब मेरा भी मन है बहुत कि अब नाटक करूंगा। तो इस बीच में मैं अपना नाटक नहीं कर पाया। वैसे तो नाटक से हमेशा ही जुड़ा रहता हूं मैं, क्योंकि किसी न किसी बैक स्टेज के रूप में मैं हमेशा रहता हूँ, चाहे वो एज ए म्यूजिशियन रहूं, एज ए मेकअप मैन रहूं, एज ए मास्क मेकर रहूं, या एज ए लाइट डिजाइनर रहूं। लेकिन कहीं ना कहीं तो मेरा जुड़ाव थिएटर से हमेशा है और हमेशा हमेशा है। रहेगा। आप हमेशा जी वही, आज भी तो आप 24 घंटे तैयार हो सबके लिए। जी जी। आपने शायद ही, मतलब मुझे नहीं लगता किसी को ना किया होगा कभी। नहीं, मैं कभी ना नहीं करता, कभी किसी को ना नहीं करता, कभी नहीं मेरा। हाँ ये बात अलग है कि पहले आपको कमिटमेंट कर दिया और उसी डेट में अगर किसी का है तो उसको मुझे मना करना पड़ता है, कि मैं पहले जिसको हाँ कर चुका हूँ, और उसमें भी बड़ा छोटा नहीं देखता मैं, जिसको पहले हाँ कर दिया फिर मैं उसी के साथ रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे उसके पीछे कितना भी बड़ा आदमी हो, मैं उसको हाथ जोड़ लेता हूँ कि नहीं। क्योंकि वो भी बाबा ने सिखाया कि कमिटमेंट मत छोड़ो आप। ये नहीं कि स्वार्थ की वजह से अभी लगता है कि अभी कोई बेचारा लोकल लड़का कम कर रहा है और कल को रतन जी कहते हैं बंटी मेरे पास आ जाओ, तो मैं उसको छोड़ के यार भैया तू तेरा देख और चले जाए, वो नहीं करना चाहिए थिएटर में। क्योंकि थिएटर में पूरी ताकत ही कमिटमेंट की है। हम किसी को पैसे नहीं देते, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मालूम होता है कि 1 महीने बाद जिस दिन मेरा शो होगा, तो जो लड़का मेरे साथ रिहर्सल कर रहा है ये उस दिन होगा, वो आएगा ही आएगा, चाहे उसको बुखार हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे उसका हाथ टूट जाए, फिर भी वो बेचारा शो करने आता है। क्योंकि वही कमिटमेंट थिएटर को जिंदा रखता है। तो मुझे लगता है उसको मुझे तोड़ने का कोई हक नहीं बनता। बहुत सुंदर। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और एक बार और हम मिलेंगे इसी जरूर। बातचीत के सिलसिले में। और जी फिर जी वो वाला जो पार्ट है, जो एक जी सिनेमा के संसार में जी बहुत सारी निर्देशक को रिलैक्स करने वाली जो पूरी जी संसाधन और सुविधाएं मुहैया कराने के पीछे जो एक स्ट्रगल है, हम बात जी। करें। बहुत आभार। आपका सबका भी बहुत बहुत आभार। सारे दर्शकों, जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत नमस्कार। और हमेशा चाहूंगा कि आपका मेरे साथ साथ बना रहे और मैं ऐसे ही काम करता रहूं आपके आशीर्वाद से सबके। थैंक यू अखिल भैया, आप आए, मुझे अच्छा लगा। और बाकी लोग कौन है मैं जानता नहीं, एक शायद और और भी कौन कौन जिनको मैं जानता हूँ। उज्जैन से सुदर्शन थे। अच्छा हाँ, उनको ये जेनी शबनम जी हैं। दिल्ली में बहुत अच्छी हमारी मित्र हैं, लेखिका हैं। अच्छा नमस्कार। हाँ, ये जशरेखा जी हैं। अच्छा प्रकार है, बम्बई में रहती हैं। अदिति जी जी। तिवारी तो ये उज्जैन से है, कथक की बहुत अच्छी डांसर है, प्रतिभाशाली। अच्छा डॉक्टर अच्छा सुरुचि मोहता भी थी बम्बई से। अच्छा। सुनीता सिंह, जी को भी नमस्ते मेरा, हाँ बहुत बहुत। सुनीता सिंह जी हैं जो आपके भोपाल से है, बहुत अच्छी एंकर और कंपेयरिंग करती हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ, अच्छे से मेहनत जी करके। तो ये नमस्कार। सभी साथी हमारे इस पूरी बातचीत का हिस्सा बने रहे। जी और सुनील सक्सेना जी है, देखिए। जी सभी बिल्कुल तो बिल्कुल। सभी के प्रति बहुत आभार। आप सबके लगातार बने रहने से ये बातचीत करने का हौसला बना, और एक सार्थक दोपहर हम लोगों ने व्यतीत की है। कभी कोई बात करना चाहे तो मेरा नंबर भी है, तो हाँ, कभी भी बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आप कुछ सजेशन देना चाहें, मुझे मेरे काम को लेकर कुछ सजेशन देना चाहें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ अगर मैं अपने आप को सुधार सकता हूं तो आपके सजेशन है, या कभी भी मुझसे कोई जानकारी लेना चूक है तो जरूर मुझे कॉल करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बंटी भाई का ये इंस्टाग्राम का अकाउंट तो अभी चलता ही रहेगा जो हमने खुलवाया है। हाँ इसके इसके मैसेज बॉक्स पे आप लिख सकते हैं कोई भी उनको, जी तो उसका रिप्लाई भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।